स्वागत है आप सभी का डाउटनेट पर। कैसे हो प्यारे बच्चों, वेलकम है आप सभी का डाउटनेट पर। हम पढ़ रहे हैं बेटा यहाँ पर पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, ये हमारा अध्याय चल रहा है। आज हम किसकी बात करने वाले हैं दोस्त? आज हम परागण पढ़ेंगे। किसकी बात करेंगे? परागण पढ़ेंगे और भी कई सारी चीजें वो हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में क्या आएगा बेटा? आपके पास क्विज आएगा। ठीक है, आराम से तसल्ली से पढ़ेंगे। आइए, परागण क्या होता है ये आप ऑलरेडी जानते हैं, समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। परागण का मीनिंग बहुत सीधा सीधा था कि जब परागकण परागकोश से निकलेंगे और निकल कर कहां पर पहुंचेंगे? वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? परागण कहते हैं। सिंपल पॉलिनेशन बोलते हैं। सिंपल सा था। ठीक है, अब परागण के प्रकार की अगर मैं बात करूं तो परागण जो होते हैं, ये परागण हमारा 3 प्रकार का था। सीधा सीधा मैंने बोला था कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं वापस से। ये देखिए, ये एक पेड़ है, मान लेते हैं गुलाब का है। वापस से वही उदाहरण, गुलाब का है और इसके गुलाब का जो रंग है वो लाल है। ठीक है, इस पेड़ पर ये एक शाखा है, ये एक शाखा है। इस शाखा पर ये पुष्प लग रहा है, इस शाखा पर ये पुष्प लग रहा है। ठीक है, अब मैं तुमसे इतनी सी बात पूछता हूं, जल्दी से मुझे बताइएगा। ये मैं हूं, ये मेरे 2 हाथ हैं। ठीक है, मेरे हाथ के अंदर जो कोशिकाएं हैं, मेरे इस हाथ की, इस उंगली की जो कोशिका है, उस कोशिका के अंदर जो जीन्स मिलेंगे और इस हाथ की उंगली की कोशिका के अंदर जो जीन्स मिलेंगे, सेम होंगे कि अलग अलग होंगे? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। अरे भैया, मेरे पूरे शरीर में जीन्स सेम ही तो है, हर कोशिका में अलग अलग तो नहीं होंगे ना। हम मेरे जीन्स और मेरे पड़ोसी के हाथ की कोशिका के जीन्स अलग अलग होंगे। मेरे अंदर तो जीन्स सेम ही रहेंगे ना भाई, अलग अलग तो नहीं होंगे ना, है ना? यानी मेरे भागों में तो जीन्स सेम रहेंगे। अब आप मुझे बताएंगे, यहां पर ये गुलाब जो था, गुलाब का पेड़ है जो कैसे रंग का है? लाल रंग का। कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए सर, अब इधर देखते हैं। मैंने बोला एक और पेड़, किसका? गुलाब का। ठीक है सर जी, और इसकी शाखा पर ये पुष्प था। अब की बार ये जो गुलाब का पेड़ है, मान लेते हैं कौन से रंग का? आप बोलेंगे सर नीले रंग का। चलो, नीले का मैंने बना दिया है। आप मान लो ये कौन से रंग का है? ये लाल था तो ये मान लेते हैं पीले रंग का। अब पीला रंग बनाऊंगा तो दिखेगा नहीं प्रॉपरली। चलो सर जी, पीला ही बना दो। ले चल, तो पीला ले ले बस। खुश, राजी? ये पीले रंग का है, मिक्सचर है पीला नीला। ठीक है, चल मीनिंग समझते हैं। यहां पर ध्यान से फोकस करिएगा बेटा। मैंने बोला यहां पर ध्यान से देख, मैंने बोला ये इसकी स्त्री केसर है। ये इस पुष्प का स्त्री केसर है। ठीक है, और ये जो है ये पुंकेसर है। कौन सा रंग ले? चलो ये ले लेते हैं। ये जो है ये पुंकेसर है। सिमिलरली यहां पर भी पुंकेसर है और स्त्री केसर है। ठीक है सर, सब समझाने के लिए। ठीक है, ये स्त्री केसर का क्या है दोस्त? ये स्त्री केसर का वर्तिकाग्र है। ये वर्तिका है और ये नीचे फूला हुआ भाग अंडाशय। सेम टू सेम यहां पर ये परागकोश है और उसका पूतंतु है। डन। अब मैंने तुमसे एक सिंपल सी बात कही और मैंने तुमसे बोला कि दोस्त यहां से यहां अगर परागकण आते हैं, यहां से निकलकर अगर यहीं पर ही गिर जाते हैं, ये परागकोश फटा, फटने से जो परागकण निकले वो यहीं के यहीं गिर गए, यानी यही के यही क्या हो गया है? परागण हो जाता है। तो ऐसे परागण को हम क्या बोलते हैं? स्व परागण। बताइए, इस परागण को हम क्या बोलेंगे? स्व परागण बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? यस सर बोलेंगे। और इसको हम स्व युग्मन भी बोलते हैं। ठीक है सर, ये आपने ऑलरेडी बता दिया था, सिंपल सा था। ठीक है, अब मुझे बता, यहां की वर्तिकाग्र और यहां के परागकोश से जो परागकण आए हैं, ये परागकोश, ये वर्तिकाग्र, यहां से यहां जो परागकण आए हैं, क्या उनमें आनुवांशिकता समान होगी कि अलग अलग होगी? आनुवांशिक रूप से समान है कि अलग अलग? यार एक ही पुष्प के परागकण उसी की वर्तिकाग्र पर आ रहे हैं।
मेरे अंदर ये एक हाथ है, ये दूसरा हाथ है, इस हाथ से कोशिकाएं निकलकर मान लो इधर आ गई, इस पर आ गई, तो जेनेटिक मेकअप तो समान है ना। यहां पर जो जीन्स है, यहां पर जो जीन्स है समान है, यहां की कोशिका निकलकर अगर यहां आ जाए तो फर्क हो जाएगा क्या? नहीं ना, सेम ही तो है। यहां की कोशिका, यहां की कोशिका सेम टू सेम। तो आनुवांशिक रूप से समानता है कि नहीं है? यस सर, आनुवांशिक रूप से, आनुवंशिकता के आधार पर क्या है? समानता है। मैंने कहा ठीक है, आनुवांशिकता के आधार पर क्या है सर? समानता है। मैंने कहा ओके, डन डना डन डन, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने तुमसे कहा इधर देख, अब मैंने तुमसे कहा इधर देख, मैंने बोला यहां से परागकण निकलकर अगर यहां आ जाए, क्या बोला? वापस से देखो, मैंने बोला अगर परागकण यहां से निकलकर उड़ते उड़ते या किसी कीड़े के द्वारा, ध्यान से सुनना, क्या यहां पर किसी की जरूरत थी? क्या हवा की, पानी की, कीड़े की जरूरत है? नहीं। परागकोश फटा, फटते ही परागकण यहां से यहां गिर गए। भाई ये परागकोश है दोस्त, ये परागकोश है और ये परागकोश यहीं पर चिपका हुआ है, बिल्कुल इसके पास में है। ये जब फटेगा तो इससे परागकण यहीं के यहीं गिर जाएंगे। हाँ सर, गिर जाएंगे। तो क्या हवा की, क्या किसी कीड़े की, क्या पानी की किसी की जरूरत है? नहीं, चिपके पड़े दोनों। ये वर्तिकाग्र जो थी इसी के पास में है। ये कौन? आपका ये जो वर्तिकाग्र है इसी के ही पास में है। ये आपका कौन सर? ये परागकोश, ये परागकोश बिल्कुल यही था। ये जैसे ही फटेगा, ये फटा, ये परागकण यहां गिर गए, खत्म, डन। लेकिन जरा सोच, यहां से यहां लाना है, ये अगर फटेगा, ये अगर फटेगा तो परागकण यहां गिर जाएंगे ना, यहीं गिर जाएंगे। लेकिन अगर यहां तक पहुंचाना है तो या तो कीड़ा या हवा या जल की आवश्यकता हो सकती है। सर जल कैसे? जलीय परागण भी तो होता है जो जल में पादप मिलेंगे। सो कुल मिलाकर यहां से यहां तक लाने के लिए दोस्त, यहां से यहां तक लाने के लिए हमें किसकी जरूरत है सर? यहां से यहां तक लाने के लिए हमें किसी ना किसी कारक की जरूरत है। क्या बोला हमने? किसी ना किसी कारक की जरूरत है। कोई ऐसा कारक, कोई एक ऐसा एजेंट जो लेकर आएगा, या तो वो हवा होगी या कीड़े होंगे या जल होगा, है ना। तो ऐसा परागण क्या कहलाएगा? जिसमें कारक की आवश्यकता है, कारक की आवश्यकता है, पहली चीज। दूसरा, किसकी आवश्यकता है? कारक की आवश्यकता है। दूसरा बिंदु, कारक की आवश्यकता है। कारक यानी कोई चीज, कोई ऐसी कोई चीज जो लेकर आएगी, यहां पर कारक कहलाएगी, ठीक है। दूसरा, आनुवांशिकता के आधार पर देखो, समानता है कि विषमता है, समानता है कि अलग अलग है। भाई ये गुलाब पीले रंग का था, इसके अंदर जो जीन्स होंगे, ये गुलाब लाल रंग का, इसके अंदर जो जीन्स होंगे समान होंगे क्या? नहीं ना। आनुवांशिकता क्या है? अलग अलग है। आनुवांशिकता क्या है सर? भिन्न है। आनुवांशिकता के आधार पर भिन्न भिन्न है ये। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल है। तो ऐसा परागण क्या कहलाएगा सर? ऐसे परागण को हम क्या बोलेंगे? सीधा सीधा ऐसा परागण क्या कहलाता है सर? ऐसे परागण को हम बोलते हैं पर परागण, है ना, जिसको हमने एक नाम दिया था जीनोगेमी। एक और नाम होता है जो मैं आपको शायद पिछले लेक्चर में बताना भूल गया था, इसको हम एलोगेमी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी लिख लीजिएगा, एलोगेमी, जीनोगेमी, पर परागण, ये नाम दिए जाते हैं किसको? इस प्रकार के परागण को। सिंपल। चले, दो प्रकार हो गए हैं। तीसरा, ये हमारे दो हो गए हैं, ये हमारे दो हो गए, एक ये एक ये। तीसरा जो है बहुत सीधा सीधा, ध्यान से देखना। मैंने बोला तुमसे, मैंने बोला कि भाई यहां पर देख, यहां से परागकण निकलकर अगर यहां आ रहे हैं, क्या बोला? यहां से परागकण निकलकर अगर यहां आ रहे हैं, यहां से निकलकर यहां आ रहे हैं, यहां से निकलकर यहां आ रहे हैं, तो यहां से यहां लाने के लिए हवा भी लग सकती है, हवा, कीड़े भी ला सकते हैं, यहां से यहां ला सकते हैं। यानी यहां से यहां अगर परागण कराना है ना,
तो उसमें किसकी जरूरत है सर? कारक की जरूरत है सर। यहां पर भी मैंने कहा यार, यहां पर भी कारक की आवश्यकता है। और अगर कारक की आवश्यकता है, कारक की आवश्यकता तो पर परागण में थी, स्व परागण में थोड़ी ना थी। स्व परागण में कोई कारक चाहिए था क्या? यूं कि यूं यहां पर फटा, यहीं के यहीं गिर गए। क्यों? क्योंकि ये देखिए, ये वर्तिकाग्र है, मान ले ये वर्तिकाग्र है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, और ये पुंकेसर है। अब मुझे बताओ, ये अगर पुंकेसर फटेगा तो परागकण यहीं के यहीं नहीं गिर जाएंगे? क्या तुम्हें हवा चाहिए? क्या तुम्हें कीड़े चाहिए? नहीं ना, कुछ नहीं चाहिए ना, तो खत्म, सीधी सी बात है। तो मैंने इतनी सी बात ही तो बोली कि भाई साहब यहां पर कोई कारक नहीं चाहिए, यहां पर कारक चाहिए। यहां आनुवांशिकता के आधार पर यहां पर समानता थी, यहां पर भिन्नता है। अब मैंने बोला इस वाले परागण को देख जरा, यहां पर यहां से निकल कर परागकण यहां आ रहे हैं, यानी एक ही पेड़ के एक पुष्प से परागकण निकलकर उसी पेड़ के दूसरे पुष्प पर आ रहे हैं, जिसमें कारक की आवश्यकता है। यस सर। सर ये तो फिर पर परागण हो गया। मैंने कहा रुको, लेकिन जरा दिमाग लगाओ और सोचो, दिमाग लगाओ और सोचो, क्या यहां पर आनुवांशिकता समान है कि अलग अलग है? भाई साहब यहां से निकलकर अगर यहां आ रहे तो ये भी गुलाब का पुष्प लाल रंग वाला था, ये भी लाल, सेम ही तो है। ये दोनों अलग अलग थे ना। मेरे ये दोनों भाग और मेरी बीवी के हाथ, मेरे बीवी के हाथ की तुलना में अपने हाथ से करूं तो आनुवांशिकता के आधार पर हम दोनों सेम है? नहीं, अलग अलग है। लेकिन मेरे ये दोनों हाथ सेम है कि नहीं है? हाँ सर सेम है। आनुवांशिकता के आधार पर ये मेरे दोनों हाथ सेम है कि नहीं है? सेम है ना। तो भाई साहब इस हाथ से निकलकर इस हाथ पे अगर चला जाए, या यहां से निकलकर यहां पर अगर परागकण आ रहा है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए और थोड़ी सी बात को सोचिए। सोचिए, यहां से निकलकर अगर यहां पर आ रहा है तो आनुवांशिकता, आनुवंशिकता के आधार पर अगर मैं देखूं तो ऐसा परागण में समानता है कि नहीं है? यस सर, समानता है। क्या है यहां पर? समानता मिल रही है। क्या मिल रही है? समानता मिल रही है। तो सर जी इस वाले परागण में तो दोनों परागण के लक्षण आ गए, है ना? कि सर अगर आनुवांशिकता के आधार पर देखूं तो ये वाला परागण स्व परागण के जैसा है, और सर अब कारक के आधार पर देखूं, कारक के आधार पर अगर मैं देखता हूं कि भैया कारकों की जरूरत है यहां पर, तो सर ये तो पर परागण के जैसे। मैंने कहा हाँ यार, ऐसा परागण जिसमें दोनों का भाग सम्मिलित है, जो पर परागण भी है, जो स्व परागण भी है। डिपेंड करता है आप कौन से आधार पर देखते हो। अगर आप कारकों के आधार पर देखते हो तो साहब ये जो परागण है एक प्रकार का क्या है? पर परागण है। लेकिन अगर आप आनुवंशिकता के आधार पर देखते हो तो साहब ये एक प्रकार का स्व परागण है। सर क्या बोलते हैं इसको? कल जाते जाते मैंने आपको बता दिया था, इसको बोला जाता है सजात पुष्पी परागण, जिटोनोगेमी। ठीक है, क्या बोलते हैं? जिटोनोगेमी, सजात पुष्पी परागण बोला जाता है। याद रखिएगा, भूल ना जाइएगा। बताइए जनाब, समझ में आ गया? अब प्रश्न देखो कहां से पूछा जाएगा। प्रश्न पूछा जाए, अब आप में से पूछेंगे सर उदाहरण। मैंने कहा रुक जा, तसल्ली रख, थम जा, सारी चीजें आएंगी। एक एक स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझ, पहले तो फील कर, क्या तेरे को ये तीन प्रकार के परागण का मीनिंग समझ में आया? बहुत सीधे सीधे, एक ही पुष्प के अंदर अगर परागकण निकलकर उसी की पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचे, स्व परागण, आनुवांशिकता के आधार पर समानता है। मैंने बोला एक पुष्प से निकलकर दूसरे पुष्प पर आ रहे हैं, और ये दोनों पुष्प अलग अलग पादपों पर लगे हुए हैं, लेकिन पादप समान जाति के। ये भी गुलाब है तो ये भी गुलाब है। ऐसा नहीं है कि ये गुड़हल है और ये गुलाब है तो ये अंकुरित हो जाएगा। नहीं, जाति समान होनी चाहिए लेकिन आनुवांशिकता अलग अलग होगी। जाति, भाई एक मैं हूं और एक मेरी बीवी है, वो भी मनुष्य, मैं भी मनुष्य। ऐसा तो नहीं है कि वो मनुष्य और मैं बंदर हूं, नहीं ना।
समझ में आया? तो आनुवांशिकता के आधार पर हम दोनों अलग अलग है, उसके अंदर जीन्स अलग है, मेरे अंदर जीन्स अलग है, लेकिन है तो वो भी मनुष्य, मैं भी मनुष्य, ये भी गुलाब का पेड़ है, ये भी गुलाब, यानी जाति तो समान है लेकिन आनुवांशिकता के आधार पर दोनों अलग अलग है। तो आनुवांशिकता कैसी है? भिन्न है, और कारक की जरूरत हो रही है किसमें? परपरागण में। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने बोला एक ही पेड़ के एक पुष्प से निकलकर उसी पेड़ के दूसरे पुष्प पर अगर आ रहे हैं तो ये क्या कहलाता है? सजात पुष्पी परागण। दोस्त अगर कारकों के आधार पर देखूं तो सर ये तो बिल्कुल किसके जैसा हो गया? सर परपरागण के जैसा हो गया। और अगर आनुवांशिकता के आधार पर देखो तो स्वपरागण हो गया। डंडना डंडन। ये थे आपके 3 प्रकार के परागण। ठीक है, तो ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यही का यही स्वपरागण। एक ही पेड़ के एक पुष्प से निकलकर उसी पेड़ के दूसरे पुष्प पर जाता है सजात पुष्पी परागण, जिटोनोगेमी। एक पुष्प से निकलकर दूसरे पेड़ के पुष्प पे जाता है परपरागण। डन, क्लियर। चलें आगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। वापस से वही चीज है, परागण के प्रकार इस डायग्राम में भी बता रखा है, इस डायग्राम में भी बता रखा है, मैंने भी आपको बता दिया है। तो इन तीनों डायग्राम्स में वही बता रखा है। देख, ये दोनों पुष्प अलग अलग हैं, ये पुष्प अलग है, मतलब ये पेड़ अलग है, ये पेड़ अलग है, इसलिए मैंने यहां पर इस तरीके से रेखा खींच दी है। ये पेड़ अलग, ये पेड़ अलग। इस पेड़ के इसी पुष्प से निकलकर यहीं के यहीं आ गए स्वपरागण। इसी पेड़ के एक पुष्प से निकलकर उसी पेड़ के दूसरे पुष्प पर आ गए सजात पुष्पी परागण। इस पेड़ के एक पुष्प से निकलकर इस पेड़ के पुष्प से निकलकर दूसरे पेड़ के पुष्प पर जा रहे, लेकिन ये दोनों पेड़ समान जाति के हैं, परपरागण। डन, क्लियर। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी बेटा जी? स्वपरागण की। मीनिंग बहुत सीधा सीधा था। स्वपरागण जिसको हम स्वयुग्मन या ऑटोगैमी बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, स्वपरागण, स्वयुग्मन, ऑटोगैमी, सेल्फ पॉलिनेशन। और बताइए सर, ये चीज तो हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में देख ली थी। मैंने ठीक, यहां से पराग कोश से परागकण निकलकर इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, क्या कहलाता है? स्वपरागण। डन, क्लियर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? चलें आगे। आइए आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए, स्वपरागण बहुत सीधा सीधा, मीनिंग समझ में आता है। इसी पुष्प के पराग कोश से निकलकर परागकण इसी की वर्तिकाग्र पर जाते हैं, ये क्या कहलाता है? स्वपरागण। इसके कई सारे नाम हैं, ये मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले, ये स्वपरागण पढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें जो हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पहले मैं एक बार वो आपसे पूछता हूं। ये सारी चीज अभी हम पढ़ने वाले हैं, सब कुछ मैं दिखाने वाला हूं, लेकिन मैं यहां पर स्टार बना रहा हूं और इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं। इंपॉर्टेंट भी लिख रहा हूं, स्टार भी बना रहा हूं। ठीक है, अब इसमें मैं क्या लिखने वाला हूं, जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मुझे एक बात बताना, एक पादप है जो द्विलिंगी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना। एक पादप जो द्विलिंगी है ना? या आगे चलने से पहले मैं एक चीज और पूछता हूं आपसे। इधर 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 थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं, यहां पर। हाँ, नहीं, वापस से वहीं, ये एक जगह मेरे को मिल जाए, यहां पर देखते हैं। यहां पर चलो सर, यहां पर बता दो। ठीक है, इधर देखना बेटा, मैं आपको ना 2 पादप बना रहा हूं और मुझे आप बताना कैसे दिख रहे हैं आपको। फटाफट जल्दी से देखिएगा। ये एक पेड़ है, ये भी एक पेड़ है। ठीक है, ओके। इस पेड़ पर 2 शाखाएं हैं और इस पेड़ पर एक शाखा है, मतलब जस्ट सिर्फ समझाने के लिए। इस शाखा पर पुष्प मिल रहा है और इस पर भी पुष्प मिल रहा है, इस पर भी पुष्प मिल रहा है। ओके सर, नॉर्मल सी बात थी। अब मैंने बोला ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए, इस पुष्प में स्त्री केसर है, इस पुष्प में स्त्री केसर है, और इस वाले पुष्प में पुंकेसर है। क्या 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 सर? वापस से देख, मैंने बोला इस वाले पुष्प में स्त्री केसर है, पुंकेसर नहीं है। यहां पर सिर्फ कौन है? स्त्री केसर। यहां पर
सिर्फ और सिर्फ कौन है? स्त्री केसर है। ये वर्तिकाग्र, वर्तिका अंडाशय, ठीक है। और इस वाले पुष्प में, इस वाले पुष्प में, इस वाले पुष्प में कौन है? सर पुंकेसर, पुंकेसर, ये पुंकेसर और ये कौन? स्त्री केसर। ठीक है। अब तुम हमको बताओ, सोच समझकर, एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट तुमसे हम पूछ रहे हैं। मैं एक व्यक्ति हूं, जस्ट इमेजिन मैं एक व्यक्ति हूं, मेरे अंदर, मेरे शरीर पर नर लैंगिक अंग भी है और मादा लैंगिक अंग भी है, तो मैं क्या कहलाऊंगा? सोचो, मैं एक जीव हूं, मेरे शरीर पर नर लैंगिक अंग भी है और मादा लैंगिक अंग भी है, दोनों लैंगिक अंग है मेरे ऊपर, मैं क्या कहलाऊंगा? एक लिंगी के द्विलिंगी? द्विलिंगी कहलाऊंगा कि नहीं कहलाऊंगा? ये सर आप क्या कहलाएंगे? सर आप द्विलिंगी कहलाएंगे। मैंने कहा ठीक है जी, क्या कहलाऊंगा? द्विलिंगी। तो जरा सोचना, ये पेड़ कैसा है? इस पेड़ पर नर लैंगिक अंग भी है, मादा लैंगिक अंग भी है, तो ये पादप, इमेजिन कर, ये पेड़ मैं हूं, ये पेड़ मैं हूं और मेरे ऊपर स्त्री केसर भी है, पुंकेसर भी है। मेरे ऊपर स्त्री केसर, पुंकेसर, नर लैंगिक अंग, मादा लैंगिक अंग दोनों है मेरे शरीर पर, तो मैं पादप क्या कहलाऊंगा? सर द्विलिंगी नहीं कहलाऊंगा ना? कहलाऊंगा ना? कहलाऊंगा ना? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब इधर देख, इधर देख, इधर देखना। इस पुष्प में स्त्री केसर है, इस पुष्प में स्त्री केसर है। कौन है इस पुष्प में? कौन है? स्त्री केसर है। ओके। और इसी पुष्प में पुंकेसर भी है। अब आप मुझे बताओ, एक पेड़ पर दोनों लैंगिक अंग है, स्त्री केसर भी है, पुंकेसर भी है, यानी इस कंडीशन में भी पादप कैसा होगा? सर इस कंडीशन में भी द्विलिंगी है, इस कंडीशन में भी द्विलिंगी है। मैंने कहा ठीक है, ओके, नॉर्मल, नो दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर भी पादप कैसा है? द्विलिंगी है, और यहां पर भी पादप कैसा है? यहां पर भी द्विलिंगी, पादप यहां पर भी द्विलिंगी है। मैंने कहा ओके। यहां पर भी पेड़ कैसा है? द्विलिंगी है, ये पेड़ द्विलिंगी, ये पेड़ द्विलिंगी, पेड़ द्विलिंगी। लेकिन अब कहानी कैसे पलटेगी, मैं तुमसे पूछता हूं, जरा जल्दी से मुझे बताओ, यहां पर पुष्प कैसा है और यहां पर पुष्प कैसा है? बोलो, ये लैंगिक अंग मिल किस में रहे? पुष्प में ना। वो तो बताओ, ये पुष्प एक लिंगी है कि द्विलिंगी है? ये वाला बोल बोल, ये पुष्प कैसा है? सर एक लिंगी, क्योंकि सिर्फ स्त्री के सर। ये वाला पुष्प कैसा है? सर ये भी तो एक लिंगी है, यानी यहां पर पुष्प है एक लिंगी। और यही कहानी माथा खराब कर देती है। और यहां पर पुष्प कैसा है? जरा सोच, यहां पर पुष्प द्विलिंगी है, दोनों लैंगिक अंग है भाई पुष्प में, स्त्री केसर भी है, पुंकेसर भी है। कैसा लगा? मजा आया? आया मजा? बोल अजी, मजा आया कि नहीं आया? कंसेप्ट सीखने को मिला है? ये कई बार माथा घुमा देती है ये चीज, जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, बाय गॉड माथा घूम जाता है। अगर ये कंसेप्ट समझ में नहीं आता तो कसम से माथा घूम जाता है। क्या कि सर एक पेड़ द्विलिंगी है लेकिन उसका पुष्प एक लिंगी, हाउ इज दिस पॉसिबल सर? कि सर आपने बोल दिया पेड़ जो है वो द्विलिंगी और उसका पुष्प एक लिंगी, कैसे? मैंने कहा देख, ध्यान से देख, ये एक पेड़ दिख रहा है तेरे को? हाँ सर। एक जीव दिख रहा है, एक पेड़ जीव है? मैंने कहा इस पेड़ के इस पुष्प में सिर्फ एक लैंगिक अंग है, वो भी मादा, और दूसरे पुष्प में एक लैंगिक अंग है, वो कौन सा है? नर। यानी मैं एक जीव हूं, ये मेरे दो हाथ हैं, ठीक है, मैं एक जीव हूं ना, एक पेड़ हूं, है, ये मेरे दो हाथ हैं, इसमें नर लैंगिक अंग है, इसमें मादा लैंगिक अंग है। तो जरा सोचो, मैं पेड़ क्या कहलाऊंगा? द्विलिंगी कहलाऊंगा कि नहीं कहलाऊंगा? हाँ सर द्विलिंगी। लेकिन मेरा ये पुष्प कैसा कहलाएगा जिस पर लैंगिक अंग है? सर पुष्प तो एक लिंगी है क्योंकि उसमें एक लैंगिक अंग है ना। आया मजा? कैसा लगा? कैसा लगा? मजा आया? मजा आया ना? चलो ठीक है, अब हम ना तुमसे कुछ प्रश्न करने वाले हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना।
कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न तुमसे हम करने वाले हैं। पहला प्रश्न है कि अगर पादप द्विलिंगी है, पादप द्विलिंगी है, कैसा है? पादप द्विलिंगी है और उसका पुष्प द्विलिंगी है, पादप भी द्विलिंगी और पुष्प भी द्विलिंगी, यानी कौन सी कंडीशन सर जी? ये वाली है, ये वाली। पादप भी द्विलिंगी और उसका पुष्प भी द्विलिंगी। अरे भैया पुष्प द्विलिंगी है, हाँ, पुष्प में दोनों लैंगिक अंग और पुष्प पादप पर मिल रहा है तो पादप भी द्विलिंगी हो गया है ना। ये पुष्प एक लिंगी है, ये भी एक लिंगी है, लेकिन दोनों लैंगिक अंग अलग अलग है, एक नर है एक मादा, जो एक पादप पर मिल रहे थे तो पेड़ क्या कहलाएगा? द्विलिंगी कहलाएगा। ठीक है सर। अब हम तुमसे पूछ रहे हैं यार, हमको बताओ एक पादप द्विलिंगी और उसका पुष्प भी द्विलिंगी, इसमें कौन सा परागण होगा? आपके हिसाब से यहां पर मुख्य रूप से परागण ऐसे 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 पादप में मुख्य रूप से परागण कौन सा होएगा? ऐसे पादप में, ऐसे सोचिए, दिमाग लगाएं, ऐसे पादप में मुख्य रूप से परागण कौन सा होएगा कि उसके अंदर स्त्री केसर भी है, पुंकेसर भी है, पुंकेसर बिल्कुल पास में है। दिमाग लगाओ, यहां पर कौन से परागण होने की संभावना बहुत ज्यादा है? क्या पर परागण, सजात पुष्पी परागण या स्वय परागण? स्वय परागण ना, तो याद रखना ऐसे पादपों में स्वय परागण होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है जी, तो इनमें क्या होएगा? स्वय परागण होगा। कौन सा परागण होगा सर? स्वय परागण होगा। मैंने कहा ठीक है। दूसरा बिंदु, अब की बार मैंने बोला पादप जो है वो द्विलिंगी है, पादप कैसा है? द्विलिंगी है, लेकिन उसके पुष्प जो हैं वो एक लिंगी है। उसके पुष्प जो हैं वो कैसे है? एक लिंगी है। पादप द्विलिंगी है लेकिन उसके पुष्प एक लिंगी है। अब आप खुद सोचिए, थोड़ा पीछे ले चलते हैं, वापस से देखिए यहां पर पादप द्विलिंगी है लेकिन उसके पुष्प एक लिंगी। अब जरा मुझे बताइएगा, क्या यहां पर स्वय परागण होगा? दिमाग लगाओ, क्या यहां स्वय परागण होगा? सोचिए, दिमाग लगाइए, क्या यहां स्वय परागण होगा? सोचो, लगाओ दिमाग। स्वय परागण होगा कि सजात पुष्पी परागण होगा कि पर परागण होगा? इस वाली कंडीशन में स्वय परागण यानी एक ही पुष्प के अंदर होना है। भाई साहब इस पुष्प में है ही एक लैंगिक अंग, तो क्या स्वय परागण होगा? क्या नहीं। पर परागण के लिए क्या चाहिए था सर? पर परागण के लिए क्या चाहिए? कहीं और से परागकण यहां पर आ जाए। मैंने कहा ठीक है, आ सकता है, पर परागण के चांसेस हैं, ओके। लेकिन जरा सोच, यहां से यहां ज्यादा चांसेस किसके हैं? यहां से यहां। अगर यहां चले गए परागकण, सजात पुष्पी परागण होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो ऐसे पादपों में स्वय परागण तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या होगा? सजात पुष्पी परागण होगा। क्या होगा? सजात पुष्पी परागण होगा। ठीक है सर, इनके उदाहरण देखो। इसका उदाहरण जो है सर, ऐसे पादप कौन से होते हैं? तो मक्का हो गया और अरंड हो गया, नारियल हो गया। इसका उदाहरण मैं लिख देता हूं, मक्का, अरंड, नारियल। ठीक है, ये ज्यादातर कैसे होते हैं? इनका पेड़ तो द्विलिंगी होता है लेकिन इनके पुष्प जो है वो कैसे होते हैं? एक लिंगी होते हैं। ठीक है, तीसरी कंडीशन, आखिरी कंडीशन भाई साहब, अब की बार पादप भी एक लिंगी है। क्या बोला हमने? पादप खुद ही कैसा है? एक लिंगी है। अब पादप अगर एक लिंगी है तो उसका पुष्प क्या द्विलिंगी हो सकता है? नहीं ना। पादप एक लिंगी है तो डेफिनेटली उसका पुष्प भी कैसा होएगा? एक लिंगी होएगा। भाई खुद थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा, दिमाग लगा। एक पेड़ को मैं एक लिंगी कब कहलाऊंगा? जब एक पेड़ पर केवल एक लैंगिक अंग मिलेगा। मान लो उसके, ये मान लो 2 पुष्प हैं, ठीक है। इस पुष्प में मैंने बोला कि भैया यहां पर पुंकेसर मिल रहे हैं, और तुम कह रहे हो नहीं सर यहां पर अगर स्त्री केसर हो गया तो भाई साहब ऐसे पादप को एक लिंगी बोलूंगा? के नहीं बोलूंगा ना, ऐसा पादप एक लिंगी कहलाएगा क्या? नहीं।
पुंकेसर ही होना चाहिए, यहां पर भी पुंकेसर, यहां पर भी पुंकेसर, तभी तो पादप एक लिंगी होएगा। तो पुष्प भी डेफिनेटली बात है कैसा हो जाएगा, एक लिंगी हो जाएगा, सीधी सी बात है। खजूर और पपीते में यही तो कहानी होती है, खजूर और पपीते में, खजूर और पपीता जो होता है उसमें यही तो होता है, पुष्प एक लिंगी है तो पादप भी एक लिंगी है। अब आप मुझे बताइएगा ऐसी कंडीशन में क्या स्वयं परागण, क्या सजात पुष्पी परागण होगा? सोच, यहां पर भी पुंकेसर है, यहां भी पुंकेसर है, भाई साहब यहां कोई स्त्री केसर नहीं है, स्वयं परागण होएगा? यहां कोई स्त्री केसर नहीं है, स्वयं परागण होएगा? नहीं। ये भी पुंकेसर है, ये भी पुंकेसर है, यहां से निकलकर यहां आकर सजात पुष्पी परागण हो, ना स्वयं परागण ना सजात पुष्पी परागण, केवल और केवल ये क्या करेंगे, पर परागण करेंगे। तो इनमें याद रखना, ना ही स्वयं परागण ना ही सजात पुष्पी परागण होता है, इनमें केवल पर परागण, इनमें केवल पर परागण मिलता है। तो ये जो क्रॉस लगाए हैं समझ में आ जाएंगे ना, इतना तो लिख सकते हैं, स्वयं परागण नहीं मिलेगा, सजात पुष्पी परागण मिलेगा। स्वयं परागण नहीं मिलेगा, सजात पुष्पी परागण नहीं मिलेगा, पर परागण मिलेगा। यहां पर स्वयं परागण मिलेगा, यहां पर स्वयं परागण होगा। ठीक है जी। सो आई होप आपको ये चीज जो कई बच्चों को भारी लगती है, मेरे को लग रहा है आप में से कईयों को भी भारी लगी होगी, कोशिश हमने करी है कि आपको समझ में आ जाए। अब पता नहीं कितनों को समझ में आई है और कितनों को नहीं आई है, हमको नहीं पता, लेकिन हमने अपनी तरफ से तुमको चीज बता दी है। आपको इसको रिवाइज करना है, पीछे खिसकाकर, लेक्चर खत्म होने के बाद पीछे खिसकाकर वापस से सुनना है, देखना है। ठीक है, आइए बात करते बेटा, यहां पर स्वयं परागण की बात करते हैं, जल्दी से देखते हैं। स्वयं परागण का मीनिंग समझ में आ गया था क्या होता है? हाँ सर, स्वयं परागण का मीनिंग हमें क्लियर है पूरा पूरा। अब ध्यान से देखते हैं, स्वयं परागण के लिए हम कुछ अनुकूलन देख रहे हैं। अनुकूलन का मतलब यानी वो कंडीशंस जिससे स्वयं परागण होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला पादप का द्विलिंगी होना या पुष्प का द्विलिंगी होना। पुष्प जो है वो कैसा हो, द्विलिंगी हो। जरा खुद सोच, एक पुष्प अगर द्विलिंगी होगा, एक पुष्प अगर द्विलिंगी होएगा, एक पुष्प अगर द्विलिंगी होएगा और उसके पराग कोश स्त्री केसर के पास में है, तो चांसेस किस चीज के हैं सर? सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, पुष्प अगर द्विलिंगी है। अच्छा, इस द्विलिंगिता को क्या बोला जाता है? याद रखना, भूल ना जाना, मोनोक्लाइनी। हाँ जी, इसको अंग्रेजी में पता है क्या बोला जाता है? मोनोक्लाइनी। इंग्लिश में लिख दिया मोनोक्लाइनी। ठीक है, किस में मिलती है बेटा? मटर में मिलती है, याद रखना, उदाहरण भी लिख लेना, मटर। ठीक है, बहुत सीधा सीधा यार। ये एक पुष्प है जिसके अंदर दोनों लैंगिक अंग है। पराग कोश जो है, ये लो थोड़ा सा दूर दिख रहा है, ये पराग कोश, ये पराग कोश थोड़ा दूर दिख रहा है ना। ले दोस्त, मैं इसको पास कर देता हूं। ले यार, ऐसी कौन सी बात है इसमें? बहुत बड़ी बात कर दी तुमने सर, दूर दूर। अरे वो सिर्फ इस डायग्राम में बता रखा है, डेफिनेट सी बात है, कहां पर होंगे? ये ले दोस्त, खत्म, मामला ही खत्म। ये ले भाई, ये हमारा पुंकेसर की डंडी है। ठीक है, ओके, और ये हमारा पुंकेसर था। ठीक है, कौन है ये? हमारा पुंकेसर है। ये पुंकेसर है, ये पुंकेसर की डंडी थी, सीधी सी बात है। और ये हमारा पराग कोश है। ले भाई, अब क्लियर है। अब देख यहां पर सीधा 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 दोस्त, यहां पर क्या होएगा? ये पराग कोश फटेगा, फटने से परागकण सीधा यहीं नहीं गिर जाएंगे? गिर जाएंगे ना। तो 100% चांस होंगे क्या? किसके? अगर पुष्प द्विलिंगी है तो चांसेस जो है जैसे मटर में किस चीज के? स्वयं परागण के होने के हैं। अब खुद सोचा, अगर यहां पर ये पुंकेसर ना हो, सिर्फ स्त्री केसर हो, क्या स्वयं परागण होगा? नहीं ना। पुष्प का द्विलिंगी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर द्विलिंगी होना चाहिए, जरूरी कंडीशन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी कंडीशन है समकाल पक्वता। दूसरी कंडीशन क्या है? समकाल पक्वता।
अब सर समकाल पक्वता का मतलब क्या है, ध्यान से देखना। मान लो ये परागकोश आज यानी पुंकेसर जो है उसका परागकोश जो है वो फट रहा है, आज मान लेते हैं 4 PM पर, 4 PM पर फट गया, स्फुटन हो गया स्फुटन, हाँ ठीक है ना। क्या निकल गए, परागकण निकल गए। अब वो परागकण वेट कर रहे हैं जल्दी से वर्तिकाग्र पर पहुंचे और अंकुरित हो जाए, है ना। और ये जो वर्तिकाग्र है, ये वर्तिकाग्र जो है, और इसके परागकण जो है यहां से निकलकर जब गिरेंगे तो वो केवल 1 घंटे के लिए जिंदा रहेंगे, 1 घंटे के लिए। ये वर्तिकाग्र जो है ये 10 दिन बाद परिपक्व हो रही है। भाई साहब पुंकेसर तो आज ही परिपक्व हो गए, 4 बजे परिपक्व हो गए थे, फट गए थे, क्या निकल गए थे, परागकण निकल गए थे। लेकिन वर्तिकाग्र जो थी इसकी ये वाली, सर ये वर्तिकाग्र तो 10 दिन बाद परिपक्व हो रही है। तो जरा सोचिए, दोनों का परिपक्वन, स्त्रीकेसर और पुंकेसर क्या सेम टाइम पर मैच्योर हो रहे हैं, परिपक्व हो रहे हैं, या अलग अलग टाइम पर हो रहे हैं? सर जी अलग अलग टाइम पर। अगर ये पहले परिपक्व हो गया और ये नहीं हुआ तो परागकण अगर गिर भी गए, क्या हो जाएगा स्वपरागण? नहीं होएगा ना। तो दोनों का परिपक्वन सेम टाइम पर होना चाहिए कि अलग अलग टाइम पर? सेम टाइम पर। जब ये परिपक्व हो, परागकण निकले, ये भी उस टाइम परिपक्व हो कि ग्रहण कर ले और उसको अंकुरित होने दे। तो दोनों का परिपक्वन कब होना चाहिए? स्त्रीकेसर पुंकेसर का परिपक्व सेम टाइम पर होना चाहिए कि अलग अलग टाइम पर? सेम टाइम पर होना चाहिए ना। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? समकाल पक्वता। सम का मतलब समान, काल का मतलब टाइम है, पक्वता का मतलब परिपक्वन। तो सेम टाइम पर परिपक्वन होएगा किसका? स्त्रीकेसर और पुंकेसर का। तो उसको हम क्या बोलेंगे? समकाल पक्वता, है ना। अंग्रेजी में बोलते हैं होमोगेमी। होमोगेमी सर किस में मिलती है? मटर में ही मिलती है दोस्त। इसको हमने बोला था मोनोक्लाइनी, इसको हमने बोला है क्या? होमोगेमी। उदाहरण मैंने आपको बता दिया है, मटर है। बोलिए, क्या यहां तक सिंपल सी बात समझ में आ गई कि दोनों लैंगिक अंगों का परिपक्वन, मैच्योरिटी सेम टाइम पर होएगी? क्या कहलाएगा? समकाल पक्वता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं तुमसे एक चीज पूछता हूं। सर ये क्या है अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा जल्दी से मुझे बताइएगा, ये एक पुष्प तुम्हें दिखाई दे रहा है? जल्दी से देख, दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। क्या इसकी ये जो पंखुड़ियां हैं खुली हुई हैं कि बंद है? खुली हुई कि बंद है? खुली हुई है। पुष्प खिला हुआ है कि बंद दिख रहा है तुमको? ये पुष्प खिला हुआ है कि बंद है? खिला हुआ है कि बंद है? सर ये खिला हुआ है। वहीं अगर मैं तुमसे बोलूं कि अब देख, अब बता, ये पुष्प खिला हुआ था कि बंद था? सर ये तो बंद हो गया। तो भाई साहब याद रखिएगा, ऐसे पादप जिनके पुष्प बंद होते हैं, क्या ऐसे पादप जिनके पुष्प बंद होते हैं, पुष्प बंद होते हैं, कि कलिका जो थी वो खिली। हाँ सर ये कलिका खिली और खिलने के बाद इसकी जो पंखुड़ियां थी, जो दल थे, वो वापस से बंद हो गए। यानी तुमको ये कलिका नहीं दिख रही है? कलिका दिख रही है? हाँ सर। ये कलिका खिलती है? हाँ सर। इनके दल खिलते हैं, बाहर आते हैं? हाँ सर। रंगीन दल बाहर आते हैं, खिलता है ना पुष्प? हाँ पुष्प खिलता है। खिलने के बाद मान लो, इमेजिन करो, खिला और खिलने के बाद इसके वापस से बंद हो गए, यानी कलिका जैसी कंडीशन आ गई। कलिका तो नहीं है, यानी परिपक्व होने के बाद में वापस से इसके दल क्या है? बंद हो गए। देख भाई, देर सिंपल सी बात है यार, मेरे को ना तुम लोगों को समझाने में बहुत डिफिकल्टी हो रहा है यार। ये कलिका दिख रही है? हाँ सर दिख रही है। ये कलिका में कहीं ना कहीं दल पेटल्स, जो रंगीन पंखुड़ियां थी, बंद है ना? बंद है। ये कलिका अंकुरित होती है, खिलती है? हाँ सर खुलती है। इसके दल बाहर आ जाते हैं, ऐसे खिलते हैं? हाँ ऐसे हो जाते हैं, खिल जाते हैं। अब मैंने बोला खिलने के बाद वापस से अगर ये बंद हो जाए, यानी इसके दल वापस से बंद हो जाए, तो क्या मैं ऐसे पुष्प को बंद पुष्प कहलाएगा या खुला पुष्प कहलाएगा? ऐसा पुष्प क्या कहलाएगा, बंद या खिला हुआ? सर बंद पुष्प कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? यस। तो ऐसे बंद पुष्पों को
ऐसे पुष्प जो बंद होते हैं, इनके दल वापस से फ्यूज हो जाते हैं तो पुष्प बंद हो जाएगा। ऐसे पुष्पों को हम क्या बोलते हैं? अनुन्मिल्य, क्लिस्टोगेमस। क्या बोलते हैं? अनुन्मिल्य बोलते हैं, क्लिस्टोगेमस बोलते हैं, याद रखना। डन, कोई दिक्कत तो नहीं थी, समझ में आ गया। तो अब जरा सोचिए ये किस में मिल रहे हैं? पोर्चुलाका, गुलमेहंदी, कोमेलिना में। अभी रुक जा, पोर्चुलाका, गुलमेहंदी, कोमेलिना, इनमें कौन से पुष्प मिल रहे हैं? पुष्प बंद मिल रहे हैं। कैसे पुष्प मिल रहे हैं? बंद मिल रहे हैं। पुष्प कैसे है? बंद है। कैसे बंद है? इस तरीके से बंद है, ये वाला बंद है। ये देख, ये इसके दल जो थे, जो रंगीन भाग जो है वो पहले खिले फिर वापस से जुड़ गए। अब मुझे बताना है इतनी सी बात, सोच समझ कर, क्या कोई और बाहर का परागकण आ सकता है अंदर? नहीं सर, पुष्प बंद है। जब कोई बाहर का परागकण नहीं आएगा, कोई बाहर का नहीं आएगा, ना ही सजात पुष्पी परागण हो पाएगा, ना ही पर परागण हो पाएगा, तो बचा क्या? यहीं का यहीं नहीं गिर जाएंगे? गिर जाएंगे ना। तो याद रखना, पुष्प बंद है और द्विलिंगी है। क्या बोला? ये पुष्प बंद है और द्विलिंगी है। तो 100% चांसेस हैं किस चीज के? स्वपरागण के। क्या? फिर से देख, समझ, ये पुष्प तेरे को कैसा दिख रहा है? द्विलिंगी ना? हाँ सर। ये पुष्प तेरे को कैसा दिख रहा है? द्विलिंगी, स्त्री केसर भी है, पुंकेसर भी है, ठीक है सर। और ये पुष्प बंद भी है, ठीक है भाई। सजात पुष्पी परागण के लिए परागकण किसी और पुष्प से आया था ना, उसी पेड़ के दूसरे पुष्प से आया था भाई। अगर तुम इसको बंद कर दोगे तो कोई और परागकण आ पाएगा अंदर? नहीं आ पाएगा ना। जब नहीं आ पाएगा तो ना ही सजात पुष्पी परागण हो पाएगा, ना ही पर परागण हो पाएगा। तो बचा क्या? स्वपरागण यार, सीधा सीधा। तो 100% चांसेस हैं किस चीज के? जब पुष्प बंद है और साथ साथ वो द्विलिंगी है, तो 100% चांस है किसका? स्वपरागण का। किसका? स्वपरागण का। बोलिए दोस्त, यहां तक की बात समझ में आ गई? कोई तकलीफ? चले आगे, ठीक है। अब ये क्या है सर? पोर्चुलाका पादप का नाम है, गुलमेहंदी पादप का नाम है, कोमेलिना पादप का नाम है। डन, क्लियर है? ये वो पादप है जिनके अंदर पुष्प कैसे होते हैं? बंद होते हैं। समकाल पक्वता का उदाहरण मटर बता दिया, द्विलिंगी का उदाहरण मटर बता दिया, सिंपल मीनिंग बता दिया। अब लास्ट कंडीशन, चौथी कंडीशन जो कह रही है कि स्वपरागण करा सकती हूं, यानी ये कंडीशंस आपसे क्या कह रही हैं? अब जरा इन कंडीशंस को आराम से सोचिए। इन कंडीशंस को देखकर आपको क्या लग रहा है? चांसेस हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं किसके? स्वपरागण के। यही दिख रहा है ना? हाँ सर, चांसेस बढ़ गए स्वपरागण के। भैया पुष्प द्विलिंगी है, ठीक है। पुष्प जो है उसमें समान टाइम पर परिपक्वन हो रहा है, ठीक है। पुष्प बंद है, ठीक है, स्वपरागण होएगा इनमें। डन। अब आ रहा है कलिका परागण। सर ये कलिका परागण क्या है? मैं तुमसे एक बहुत सिंपल तरीके से एक प्रश्न पूछता हूं कलिका परागण के लिए। तुमको ये पेड़ की कलिकाएं दिख रही है? हाँ सर। इमेजिन कर अगर ये कलिका खिले ही नहीं। क्या 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 सर? मैंने कहा एक पुष्प कलिका अवस्था में था और वो कलिका के दल खिले ही नहीं, वो हमेशा बंद रहे, पुष्प क्या कहलाएगा? सर इस कंडीशन में भी तो पुष्प अनुन्मिल्य कहलाएगा। मैंने कहा कहलाएगा तो सही, लेकिन अनुन्मिल्य वर्ड कब यूज में लिया जाता है? जब पहले पुष्प खिलता है, बाद में वो बंद हो जाता है। यहां पर मैं बोल रहा हूं कलिका परागण, यानी कलिका अवस्था में ही परागण करा दूं। क्या क्या सर? मैंने बोला कलिका बनी, अभी एक पुष्प की कलिका थी, अभी ये खिला नहीं है, खिला ही नहीं है, कलिका खिली नहीं, कलिका अवस्था में ही परागण करा दिया, कलिका अवस्था में ही परागण करा दिया। यानी अभी मैच्योरिटी नहीं है ये, लेकिन उससे पहले ही अंदर स्त्री केसर पुंकेसर बन गया, अंदर ही अंदर कलिका अवस्था में ही अगर हमने क्या करा दिया? परागण करा दिया। तो ये कलिका अवस्था में परागण अगर हो जाएगा तो चांसेस किस चीज के हैं सर? स्वपरागण के। 100% है कि नहीं है? यस सर, 100% है यहां पर भी। अब सर ये किस में मिलता है? तो ये मिलता है बेटा जी गेहूं में और धान में। ये मिलता है गेहूं में और ये मिलता है किसमें? हमारी धान में मिलता है। याद रखना, जिसमें कलिका अवस्था में ही। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा यार, कलिका नहीं दिख रही है तेरे को? कलिका दिख रही है, कलिका अवस्था के अंदर ही परागण हो गया तो क्या कहलाएगा? कलिका परागण कहलाएगा। कलिका जो थी खिली, अब मैंने बोला कलिका खिली, पुष्प खिल गया, खिलने के बाद में बंद हो गया,
पुष्प क्या कहलाएगा? बंद पुष्प कहलाएगा, उसमें परागण होएगा। मैंने बोला समान टाइम पर हो रहे हैं परिपक्व, समकाल पक्वता, द्विलिंगी है पुष्प। तो ये थे आपकी स्वयं परागण कराने के लिए वो परिस्थितियां जो बढ़ा देती हैं किस चीज को? स्वयं परागण को। डन, क्लियर है? चले आगे, अब बात करें स्वयं परागण के लाभ। बेटा बहुत सीधे सीधे लाभ है। स्वयं परागण सिंपल है कि नहीं है? हाँ सर। क्या किसी कारक की जरूरत है? नहीं। क्या किसी कारक की जरूरत है? नहीं। हवा, पानी, कीड़े की जरूरत है? नहीं। सिंपल प्रोसेस है। हाँ सर। क्या यहाँ पर हवा की जरूरत है? हवा लेकर आ रही है। अगर हवा लेकर आएगी तो हवा को पता है कहां लेकर जाना, कहां नहीं लेकर जाना। पानी को पता है कहां लेकर जाना, नहीं लेकर जाना। कीड़े को पता है कहां लेकर जाना, नहीं लेकर जाना है। तो जरा सोच, ऐसे परागण जिसमें कारकों को यूज में लिया जाता है और कारकों के पास कोई दिशा नहीं है, कहीं पर भी जा सकते हैं, हवा कहीं जा सकते, पानी कहीं जा सकते, कीड़े कहीं जा सकते हैं। एक दिशाहीन प्रक्रिया होगी ना किसमें? जिसमें कारक की जरूरत होगी। कारक की जरूरत किसमें होती है? पर परागण में। स्वयं परागण में तो कारक ही नहीं चाहिए। तो ये कैसा होएगा? सिंपल होएगा। इसमें परागकण वेस्ट जाएंगे क्या? सोच, मैंने कहा हवा से, हवा तू लेकर जा, परागकण लेकर जा मेरे, है ऐसा क्या? नहीं ना। तो जरा सोचिए, यहां पर सीधा परागकोश फटाफटने से परागकण निकले, वहीं के वहीं गिर गए हैं। क्या परागकण व्यर्थ जाएंगे, वेस्ट जाएंगे? मैंने कहा तुम्हारी मौसी का घर है बिहार में और तुम्हारा घर है यूपी में। यूपी से बिहार आने के लिए किसी परागकण को हवा की जरूरत है या कीड़े की जरूरत है? जरा सोचिए, यूपी से बिहार तुम्हारे घर पर मान लो कोई परागकण आ रहा है, क्या निश्चित है कि वो तुम्हारे घर पर ही पहुंचेगा? ये छोड़ो, यूपी बिहार छोड़ो, तुम्हारे घर से दो तीन घरों के बाद पड़ोसी के घर पर परागकण जाना निश्चित है क्या? तुम्हारे हाथ में है क्या? नहीं ना। लेकिन उसी पुष्प में परागकण गिर जाए है तो परागकण वेस्ट जा रहे हैं क्या? जरा सोच, एक तुम्हारे घर से 10 मील दूर अगर परागकण जा रहा है तो वेस्ट हो सकता है ना। मान लो हवा चलते चलते रुक गई, पानी बहते बहते रुक गया, कीड़ा जाते जाते कहीं और मुड़ गया, कीड़े को कीड़ी दिख गई है मान लो, तो जरा सोच समझ कर मुझे बताओ, परागकण यहां पर व्यर्थ जाएंगे? नहीं सर, यहां पर परागकण व्यर्थ नहीं जाते, इसलिए कम संख्या में निकलते हैं। अब जरा सोच, हवा लेकर जाने वाली है, बहुत दूर तक लेकर जाने वाली है हवा, तो बहुत सारे परागकण निकालने पड़ेंगे। नहीं, यस सर, बहुत सारे क्या पता कौन सा परागकण पहुंचे कौन सा ना पहुंचे, है ना। तो यहां पर व्यर्थ नहीं जाएंगे, सरल होएगा। ठीक है, शुद्धता बनी रहेगी नहीं बनी रहेगी? जरा सोचिए, आनुवांशिकता समान थी कि नहीं थी? हाँ सर। एक पेड़ लंबा है या एक पेड़ बौना है। एक लंबे पेड़ में अगर स्वयं परागण होगा तो सेम जेनेटिक्स रहेंगे, सेम जीन्स रहेंगे, तो अगला पेड़ भी लंबा आएगा। फिर वापस से स्वयं परागण होगा, अगला पेड़ भी लंबा आएगा। क्या परिवर्तन आए थे? क्या आनुवांशिक विभिन्नताएं थी क्या? नहीं। एक बौने पेड़ में स्वयं परागण कराओगे तो बौना होएगा, फिर वापस से कराओगे फिर बौना 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 बौना, ऐसे लंबे में लंबा लंबा, यानी कहीं ना कहीं लक्षण यूं के यूं बने रहेंगे। अरे भाई खुद सोचना, कोई और परागकण आएगा तभी तो चेंज आएगा ना, कोई और आएगा तभी तो चेंज आएगा। यूं का यूं एक ही पुष्प के अंदर उसी जीन वाले परागकण उसी की वर्तिका पर गिरेंगे तो क्या चेंज आएगा क्या? नहीं ना। आनुवांशिकता के आधार पर समानता रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी ना। तो शुद्धता बनी रहेगी, पादप में शुद्ध वंशक्रम बना रहेगा, कोई खराब जीन नहीं आएंगे, कोई चेंज नहीं आएगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। किसमें? स्वयं परागण में। आखिरी है, पुष्प को मकरंद स्त्रावित करने की आवश्यकता नहीं। अब सर जी ये मकरंद क्या है? ये मकरंद क्या होता है? बेटा मकरंद को इंग्लिश में बोलते हैं नेक्टर। मकरंद को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? नेक्टर। अब ये क्या होता है इधर देख, ये है नेक्टर। ये नहीं, ये दिख रहा है कुछ जेली जेली सा दिख रहा है, जेली जेली सा चमकता हुआ, ये है मकरंद। अब सर जी कहा है ये मकरंद, ये चमकता हुआ थोड़ा सा सिल्वर सिल्वर सा चमकता हुआ दिखाई दे रहा है? हाँ सर, ये बहुत बारीक सा दिखाई दे रहा है, चमकता चमकता दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, हल्का हल्का दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इधर देख, ध्यान से देख, ये जो चमकीला चमकीला जो पदार्थ तुमको दिखाई दे रहा है, मुझे तो यहां से बड़ा अच्छे से दिखाई दे रहा है, ये कहां पर होता है? इधर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये एक प्रकार की जेली जैसा पदार्थ है जो यहां पर है। इधर देख, ये पुंकेसर निकला था, पुंकेसर कहां से निकला था? ये पुष्पासन दिख रहा है, पुष्पासन यहीं पर होता है, यहीं पर होता है। क्या होता है? यहीं पर ग्रंथियां होती है जिनको हम क्या बोलते हैं? मकरंद ग्रंथियां। क्या बोलते हैं? मकरंद ग्रंथियां। मकरंद ग्रंथि, अंग्रेजी में नेक्टर ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, और ये है क्या सर जी? ये वो चीज है जिसमें
पोषण भरा पड़ा है, यानी एक प्रकार का पोषणीय पदार्थ। और अगर और भी समझ में ना आए तो भाई साहब भोजन, और भी समझ में ना आए तो भाई कीड़ों का भोजन, कीड़ों का पिज्जा, कीड़ों का बर्गर, कीड़ों की चौमिन, बस भोजनीय पदार्थ किसका? कीड़ों का। पोषणीय पदार्थ किसके लिए? कीड़ों के लिए। यहां पर है, यहां पर। अब हमको बताना बहुत सीधे तरीके से, तुम किसी पुष्प में स्वपरागण कराने वाले हो? कराने वाले हो? हाँ सर। स्वपरागण कराने के लिए क्या किसी कारक की जरूरत? नहीं। कारक की जरूरत किसमें है? परपरागण में है ना। तो अब आप मुझे बता, क्या स्वपरागण अगर होना है, यहीं के यहीं परागकण गिर जाना है, क्या इस पुष्प को कीड़ों को आकर्षित करने के लिए, कीड़ों को आकर्षित करने के लिए एक पुष्प ये मकरंद क्यों उत्पन्न करेगा, ये भोजन क्यों बनाएगा? कीड़ों को आकर्षित करने के लिए, कीड़े आ जा मकरंद खा जा, मेरे जो यहाँ पर परागकण गिरे पड़े हैं वो ले जा। जरा दिमाग लगाएं, क्या ये पुष्प जिसमें स्वपरागण होने वाला है, यहीं के यहीं गिरने वाले हैं, क्या वो एनर्जी लगाकर क्या ये मकरंद बनाएगा? सोचो, क्या वो मकरंद उत्पन्न करेगा? है? अरे भैया यहां से यहां गिर जाएगा, उसको मकरंद उत्पन्न करने की जरूरत है क्या? नहीं ना। मकरंद कब उत्पन्न किए जाएंगे? जब कीड़ों को आकर्षित करना, और कीड़े के द्वारा अगर परागण होएगा तो वो स्वपरागण होएगा कि परपरागण? परपरागण ना। तो भाई साहब स्वपरागण में कोई मकरंद उत्पन्न नहीं किया जाता है, आवश्यकता ही नहीं है। बोलो, समझ में आ गया? क्लियर है? डंडना डंडन, कोई तकलीफ? ये स्वपरागण के लाभ है। अब सर इसकी हानियां क्या होंगी? हानियां भी देख लेते हैं। ये भाई साहब, हानि देखने से पहले मुझे बस इतनी सी बात बताना, स्वपरागण में एक पेड़ लंबा है, एक पेड़ लंबा है, उससे जो अगला पेड़ आएगा वो भी कैसा है सर? लंबा। उससे अगला लंबा, यानी स्वपरागण होने से जो करेक्टर है, जो लक्षण है, यूं का यूं बना रहता है। हाँ सर बना रहता है। मैंने कहा ओके जी। अब मुझे बता, एक पेड़ जो है वो बौना है, एक पेड़ जो है वो बौना है, और बौनापन जो है ये एक कैसा लक्षण होता है? क्या ये प्रभावी और अप्रभावी? बेकार लक्षण होता है, खराब लक्षण होता है, अप्रभावी लक्षण होता है। कैसा? बौनापन। अब मुझे तुम ये बताओ कि अगर एक पेड़ बौना है, आप चाहते हो उससे अगली पीढ़ी बौनी आए, और उससे भी अगली बौनी, फिर बौनी, फिर बौनी, बौनी 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 बौनी, पेड़ खत्म हो जाएगा यार, क्योंकि ये एक अप्रभावी लक्षण है, बेकार लक्षण है, प्रभाविता ही नहीं है इसकी। तो आप क्या चाहते हो? चेंज आए। आप क्या चाहते हो? परिवर्तन आए। ठीक है, लंबे से लंबा 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 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बौने से तुम नहीं चाहते ना बौना आए। तुम अच्छे करेक्टर चाहते हो, तुम अच्छे लक्षण चाहते हो, और अगर तुम्हें अच्छे लक्षण चाहिए तो तुम्हें क्या लानी है? विभिन्नता। क्या लानी है? विभिन्नता। और विभिन्नता लाने के लिए कहीं और से परागकण आना पड़ा है, आना चाहिए, और कहीं और से परागकण आएगा तो क्या होएगा सर जी? परपरागण हो जाएगा। यानी स्वपरागण में शुद्धता तो बनी रही, लंबे से लंबा आता गया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन विभिन्नताएं तो नहीं आई ना, चेंजेस तो नहीं आए ना, परिवर्तन तो नहीं आए ना। और परिवर्तन, विभिन्नताएं, चेंजेस अगर आते हैं तो क्या बोलते हैं? विकास हुआ है। क्या हुआ है? विकास हुआ है, यही बोलेंगे ना। तो दोस्त जल्दी से मुझे बताओ, सीधे सीधे तरीके से मुझे ये बताओ कि यहां पर स्वपरागण में हानि क्या रहेगी? सर स्वपरागण में विकास नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि विभिन्नताएं नहीं आ पाएंगी। विभिन्नताएं अगर लानी है, विकास अगर करना है तो कहीं और से परागकण लाना पड़ेगा। यस सर, कहीं और से परागकण लाना पड़ेगा, स्वपरागण में थोड़ी ना होएगा। तो स्वपरागण का ये नुकसान हो गया ना कि भैया शुद्धता बनी रहेगी, यूं का यूं वही करेक्टर बना रहेगा, नए करेक्टर नहीं आएंगे। तो एक पेड़ के अंदर अगर खराब लक्षण है तो वो खराब के खराब बने रहेंगे ना, नए लक्षण कैसे आ जाएंगे? नए लक्षण लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? परपरागण। यानी परपरागण के जो लाभ हैं वो स्वपरागण की हानियां। भाई ये स्वपरागण की हानियों को दूर करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? परपरागण, यानी परपरागण के जो लाभ होंगे वो स्वपरागण की हानियां हो गई, सीधी सी बात है। हाँ जी, पादपों में उत्पादकता कम हो जाएगी। यस, लगातार तुम एक ही इंजन को घिसते जाओ, लगातार मैं इस बोर्ड को पूरा दिन यूज में लेता जाऊं, एक टाइम के बाद ये बोर्ड खराब हो जाएगा, एक टाइम के बाद ये पेन खराब हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा, चेयर खराब हो जाएगी, कैमरा खराब हो जाएगा।
हर एक चीज की आयु होती कि नहीं आती है? तो जरा सोचिए, अगर तुम लगातार स्वयं परागण दे दनादन स्वयं परागण स्वयं परागण स्वयं परागण स्वयं परागण स्वयं परागण अगर कराते जाओगे कराते जाओगे कराते जाओगे कराते जाओगे कराते जाओगे, तो आगे आने वाली पीढ़ी में पीढ़ी में पीढ़ी में पीढ़ी में कुछ चेंज तो आ नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं उत्पादकता धीरे धीरे क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ये थे स्वयं परागण की हानियां, ये थे स्वयं परागण के लाभ। आशा करते आपको दोनों समझ में आ गए होंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। ये हमारा क्या खत्म हो गया बेटा जी? स्वयं परागण। बोलिए जनाब, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक स्वयं परागण में सब क्लियर है? चलें आगे, पर परागण की बात करें हम। आइए अब बात करते हैं किसकी? पर परागण की। बेटा बहुत सीधा सीधा, पर परागण का मतलब क्या है? जब एक पुष्प का परागण उसी जाति के दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। जरा कॉमन सेंस लगा। एक पुष्प का परागकण, ये पुष्प है, इसका परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे, पौधा सेम जाति का है, ये भी गुलाब है, सॉरी ये भी गुड़हल है, ये भी गुड़हल है, जाति सेम है, पौधा अलग अलग है। एक पुष्प का परागकण उसी जाति, दोनों गुड़हल गुड़हल, लेकिन पौधा दूसरा है, पौधा दूसरा है। एक तुम्हारे घर पर गुड़हल है, एक तुम्हारे पड़ोसी के घर पर गुड़हल है, पौधे क्या हो गए? अलग अलग। लेकिन तुम्हारा भी गुड़हल है, उसका भी गुड़हल है, यानी जाति क्या हो गई? समान। दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, क्या कहलाता है? पर परागण कहलाता है। और ये ले जाने के लिए किसकी जरूरत होती है बेटा जी? कारक की जरूरत होती है। अब ये कारकों को हमने दो भागों में बांटा, एक बोला जैविक कारक और एक बोला अजैविक कारक। जैविक कारक का मतलब जहां पर सजीव लेकर जाएंगे। अब सजीव कौन से लेकर जाएंगे? सर कीड़े लेकर जाएंगे। मैंने कहा हाँ, कीड़े भी लेकर जाते हैं, तितली भी लेकर जाती है भाई, मधुमक्खी भी लेकर जाती है, तितली भी लेकर जाती है, चमगादड़ भी लेकर जाता है, भृंग भी लेकर जाते हैं, कई सारी चीजें लेकर जाती है। ठीक है, तो जैविक कारकों में किसकी बात करेंगे? सर सजीवों की बात करेंगे। मैंने कहा ठीक है। और अजैविक कारक यानी कहीं ना कहीं जरा खुद सोचिए, क्या वायु और जल सजीव होते हैं कि निर्जीव होते हैं? जैविक कारक होते हैं कि अजैविक? अजैविक होते हैं ना भाई। जो निर्जीव है, जो मृत चीज है, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज में लेते हैं? अजैविक। जो सजीव होती है, जिंदा होती है, उसके लिए हम क्या यूज में लेते हैं? जैविक। तो कीड़ा जिंदा है, तितली जिंदा है? तो ये कौन से कारक कहलाएंगे? सर जैविक कारक। हवा जिंदा है, पानी जिंदा है, ये क्या कहलाएंगे? अजैविक कारक। तो कुल मिलाकर हमें ये तीन प्रकार से परागण देखने। आइए सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? अजैविक कारक की बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? वायु परागण की। दोस्त जल्दी से मुझे बताइएगा, अगर वायु के द्वारा अगर परागण होएगा, किसके द्वारा परागण होएगा? वायु के द्वारा अगर परागण होएगा, दिमाग लगाइए, वायु जो है वो क्या करा रही है? परागण कहला रही है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, वायु के द्वारा परागण अगर होता है तो उसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एनीमोफिलस, या इसको हम एनीमोफिली भी बोलते हैं। क्या ये पहला बिंदु समझ में आया? वायु परागण को हम क्या बोलते हैं? एनीमोफिलस या एनीमोफिली बोलते हैं। ओके सर जी, नॉर्मल सा था, आगे बढ़ते हैं। वायु द्वारा अगर परागण होता है तो पुष्प जो है उसका आकार जो होता है वो छोटा होता है। पहला बिंदु, पुष्प जो है आकार में छोटा होएगा। सर क्यों? कई बच्चे पूछते हैं, सर पुष्प आकार में छोटा क्यों होएगा, बड़ा क्यों नहीं होएगा? मैंने कहा देखिए, एक छोटा सा पुष्प और एक बड़ा सारा पुष्प है। तुम बहुत दूर खड़े हो, तुम्हें कौन सा पुष्प दिखाई देगा? छोटा के बड़ा? सर बड़ा। अब जरा सोच, एक पुष्प चाहता है कि वो तुम्हें दिखाई दे, तो उसको बड़ा होना पड़ेगा कि छोटा होना पड़ेगा? क्या सर समझ नहीं आया? मैंने कहा ये पुष्प है छोटू सा और ये पुष्प है बड़ू सा, और एक कीड़ा यहां पर है, ये कोई जीव यहां पर है। ठीक है, ये एक जीव है यहां पर। अब जरा खुद कॉमन सेंस लगा, इस जीव को कौन सा पुष्प दिखाई देगा, बड़ा के छोटा? सर बड़ा दिखाई देगा। तो दिमाग लगाओ, एक छोटा पुष्प जो होएगा, मतलब वायु के द्वारा अगर परागण होना है, वायु के द्वारा, जिसमें वायु लेकर जाने वाली है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, क्या ये पुष्प एनर्जी खर्च करके, अपने आप को बड़ा करके वायु को बुलाएगा, आजा वायु आजा हमको लेकर जा, है? या ये पुष्प बड़ा कब होएगा? जब वो किसको बुलाएगा? आजा कीट आजा, हमसे परागकण जो है वो लेकर चला जा। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं। पुष्प अगर बड़ा है तो किसी की नजरों में आ रहा है। यहां परागण हम किसके द्वारा करा रहे हैं? वायु के द्वारा। क्या वायु की नजरों में आना है पुष्प को बड़ा होकर? नहीं ना। बड़ा होने के लिए एनर्जी भी खर्च होती है। जरा सोच, ऐसे पुष्प जो वायु के द्वारा परागण दर्शाएंगे, जिनके परागकण वायु के द्वारा जाने वाले हैं, दिमाग लगाइए, ऐसे पुष्प बड़े बड़े होंगे क्या, कि आकर्षित करेंगे कि आजा वायु आजा हमारे परागकणों को ले जा, है?
एनर्जी खर्च करके बड़े बड़े हो जाएंगे, वायु को दिखाई देने लग जाएंगे, नहीं ना। तो याद रखना सीधा सीधा क्या बेटा, ऐसे पुष्प जो होते हैं इनका आकार कैसा होता है, छोटा होता है। ओके सर जी, सिंपल सा था, कोई कंफ्यूजन नहीं है। दूसरा, अब जरा सोच, ये पुष्प जो है रंग उत्पन्न करेंगे। आजा देख देख वायु में बड़ा रंगीन हूं, है? ऐसे पुष्प जो है क्या ये रंग उत्पन्न करेंगे? रंग उत्पन्न करने के लिए भी एनर्जी लगती है, ऊर्जा खर्च होती है। एक पुष्प वायु को कह रहा है मेरे परागकण ले जा, तो क्या करेगा? क्या वो रंग उत्पन्न करेगा? आहा मैं तो चटकीले रंग का हूं, आजा वायु आजा मेरे रंग मेरे परागकणों को ले जा, नहीं ना, तो रंगहीन होगा ना। हाँ सर। क्या कोई गंध उत्पन्न करेगा? ये लो गंध निकाली, एक पुष्प ने गंध निकाली, आजा वायु आजा मेरी गंध से आकर्षित होकर मेरे पास आजा और मेरे परागकण को ले जा, नहीं ना, कोई गंध नहीं निकालेगा। मकरंद उत्पन्न करेगा कि मकरंद, आजा वायु आजा मेरे मकरंदों को खा जा और ले जा मेरे परागकण, नहीं ना, तो ना ही मकरंद उत्पन्न करेगा, ना ही गंध उत्पन्न करेगा, ना ही रंग उत्पन्न करेगा, और बड़ा भी नहीं होगा। कौन? पुष्प। कौन सा पुष्प? जिसमें परागण वायु के द्वारा होएगा। बताइए डंडन आडंडन, पहला बिंदु क्लियर है, समझ में आ गया। आइए दूसरा बिंदु बेटा, परागकण कैसे होंगे? छोटे। अब जरा सोचो, अगर बड़ा होगा परागकण, बड़ा होगा, हवा लेकर जाने वाली है, बड़ा होगा, भारी होएगा, गिर नहीं जाएगा। कैसे होने चाहिए परागकण? सर छोटे होंगे, और छोटे होंगे तो ऑब्वियसली बात है हल्के होंगे, है? जरा सोचिए, परागकण चिपचिपे होने चाहिए। यहां से परागकण निकला, हवा लेकर जाने वाली थी, लेकिन वो यहीं पर गिर गया, चिपक गया, है? या थोड़ा सा नीचे आया फिर चिपक गया। यार हवा लेकर जाने वाली, तुम उसको चिपचिपा रखने वाले हो क्या परागकण को, है? या शुष्क रखने वाले? हवा लेकर जाने वाली, हवा में तैरता हुआ जाने वाला है। कैसा रखना चाहते हो तुम परागकण को? चिपचिपा नहीं ना, कैसा होना चाहिए? ड्राई, शुष्क होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? शुष्क। लेकिन जरा सोच, हवा के द्वारा परागकण जा रहा है, शुष्क आते हवा में उड़ता हुआ जा रहा है भाई साहब, इस परागकण को वर्तिकाग्र तक पहुंचना है। अब जरा सोच, परागकण कैसा है? शुष्क है। अब इमेजिन कर, ये वर्तिकाग्र भी अगर शुष्क होती, ये परागकण हवा में तैरते तैरते यहां पर पहुंचते तो सही, और अगर ये भी शुष्क होती तो ये खिसक कर गिर जाते। हाँ सर, तो वर्तिकाग्र को कैसा होना चाहिए? शुष्क के चिपचिपा। परागकण बहुत सारे, अगर सारे चिपचिपे होते तो कहीं ना कहीं इधर उधर हवा में आगे बढ़ ही ना पाते, चिपक जाते कहीं पर, है ना? और वर्तिकाग्र भी अगर शुष्क होती तो भाई साहब परागकण आते गिरते और गिर जाते, वो तो कहीं चिपक ही ना पाते। तो वर्तिकाग्र कैसी होनी चाहिए बेटा जी? वर्तिकाग्र चिपचिपी होनी चाहिए, और वर्तिका लंबी होनी चाहिए। ये जो वर्तिका जो होगी ये लंबी होनी चाहिए। ऊपर भाई हवा लेकर आ रही है, अगर अंदर धसी हुई होगी वर्तिका, छोटी सी होगी, ऊपर नहीं निकला होगा, क्या खंबा नहीं लिखा होगा इसका, किसका? वर्तिका का, ऊपर तक नहीं आ रही है, पुष्प से बाहर नहीं निकल रही है, तो हवा जो है वो तो लेकर आने वाली है, किसको? परागकणों को। तो कैसे पकड़े? तो इसको चिपचिपा कर दो, इसको लंबा कर दो, हवा के द्वारा जो परागकण आ रहे हैं वो चिपक जाएंगे यहां पर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो कैसा होना चाहिए दोस्त? परागकण छोटे, हल्के और शुष्क होने चाहिए, और अधिक मात्रा में निकलते हैं, बहुत अधिक मात्रा में निकलते हैं। तो वायु परागण में बहुत सारे परागकण जो है वो वेस्ट चले जाते हैं। भाई वायु को थोड़ा ना पता है किधर जाना किधर नहीं जाना, कहीं पर भी चल सकती है ना, तो इसीलिए बहुत सारे परागकण उत्पन्न करने पड़ते हैं। बाकी वर्तिका लंबी होगी, वर्तिकाग्र चिपचिपी होगी, सिंपल सा था। अब आप बोलेंगे सर क्या परागकणों में पंख भी होते हैं क्या? देखना जरा, नोट डालकर लिखा हुआ है, चीड़, पाइनस, इनके जो परागकण होते हैं उनमें इस तरीके से कुछ झिल्लियां निकली होती है, इस तरीके से झिल्लियां। ये परागकण है, इस परागकण से इस तरीके से झिल्लीदार संरचना निकली होती है, झिल्लीदार। ऐसा लगता है जैसे परागकण में ना पंख लग गए हैं। ठीक है, तो यस हम बोलते हैं परागकण जो होते हैं वो पंख युक्त होते हैं। किसमें? चीड़ में। क्यों? क्योंकि इसके परागकण कई किलोमीटर तक उड़ उड़कर हवा में जाते हैं, चीड़ के, पाइनस के। ठीक है, सो ये चीज याद रखना। आखिरी अब आप यही पूछेंगे सर वायु परागण मिलता किसमें है? तो बेटा ये उदाहरण याद रखना, घास, बांस, मक्का, नारियल, खजूर, भांग, ये जितने भी पादप हैं इन सभी पादपों में क्या मिलता है? वायु परागण मिलता है। तो ये सिंपल सा था कि आपका वायु परागण। बोलिए जनाब।
सिंपल सा समझ में आ गया। चलें आगे, अब आगे बढ़ते हैं, किसकी बात करते हैं? जल परागण की। जल परागण यानी हाइड्रोफिलस। वायु परागण को हमने बोला एनीमोफिलस, जल परागण को हम बोलते हैं हाइड्रोफिलस। सर जल के द्वारा अगर परागण होएगा तो सेम टू सेम लक्षण है, बिल्कुल वैसे लक्षण है जैसे वायु परागण में थे, सेम टू सेम। पुष्प कैसा होना चाहिए? क्या किसी की नजरों में आना चाहिए? जल परागण कराने वाला है, जल की नजरों में आना चाहिए है? जल को आकर्षित करने के लिए बड़ा होना चाहिए पुष्प, जल को आकर्षित करने के लिए रंग उत्पन्न करना चाहिए, जल को आकर्षित करने के लिए मकरंद उत्पन्न करना चाहिए, जल को आकर्षित करने के लिए गंध उत्पन्न करनी चाहिए? नहीं, ना ही बड़ा होगा, ना ही गंध, ना ही मकरंद, ना ही रंग उत्पन्न करेगा। यानी ये बिल्कुल वही करेक्टर है जो हमने किसमें देखे? वायु परागण में। तो सर फिर फर्क क्या हुआ? फर्क क्या हुआ सर जल परागण में? बस इतना सा, तुमसे अगर मैं बोलूं कि कोई चीज को अगर तुम जल में डाल दोगे तो अंदर गीली हो जाएगी, खराब हो जाएगी, पानी के अंदर घुल जाएगी। हाँ सर। तो सर फिर उस हिसाब से तो ये जो पादप है ये घुलते क्यों नहीं है? क्योंकि इनके ऊपर एक स्तर होती है, एक आवरण होता है, किसका? श्लेष्मा का, म्यूसिलेज का। किसका? मोम की परत होती है, श्लेष्मा मोम है ना, म्यूसिलेज परत होती है, लेयर होती है, जो इनको भीगने से, इनको घुलने से, इनको खराब होने से क्या करती है? बचाती है। तो एक पुष्प में चाहे परागकण हो, चाहे उसकी वर्तिकाग्र कुछ भी हो, सब पर क्या मिलेगी? मोम की परत मिलेगी। बस बाकी सारे करेक्टर वही सेम। वर्तिका कैसी होगी? लंबी होगी। वर्तिकाग्र कैसी होगी? चिपचिपी होगी, लेकिन मोम की परत मिलेगी। परागकण कैसे होंगे? हल्के होंगे, शुष्क होंगे, लेकिन कैसे होंगे? मोम की परत मिलेगी। बस बाकी वही के वही लक्षण है, सेम टू सेम, सिंपल। अब ये जल परागण आप पूछेंगे कहां पर होता है? अब आप यही बोलेंगे सर जल के अंदर होता होगा। मैं तुमसे पूछता हूं स्विमिंग कहां पर होती है? बताओ मेरे को। तुमसे अगर मैं कहूं कि भाई मेरे को ये बता, स्विमिंग कहां पर कर सकते हो तुम? कहां पर होनी चाहिए स्विमिंग तुम्हारे हिसाब से? तुम स्विमिंग कहां पर करते हो? तुम तैरते कहां पर हो? पानी के अंदर तैरते हो कि पानी के ऊपर तैरते हो? दिमाग लगाओ सर, दोनों जगह होती है। पानी के ऊपर तैरते हो तुमने देखा है लोगों को? हाँ सर। पानी के अंदर नहीं तैरते, अंडर वाटर स्विमिंग बोला जाता है। पानी के अंदर भी तो तैरते हैं, वो ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर चले जाते हैं, है ना, अंदर भी तैरते हैं। अरे भैया छोड़ो, मछलियां कहां तैरती? अंदर तैरती है। हाँ सर, तैरती है। ऊपर भी, सतह पर भी तैर सकते हैं पानी की, अंदर भी तैर सकते हैं। तो भाई साहब परागण कहां पर होता है? पानी की सतह पर भी होता है और पानी के अंदर भी होता है। अब बात आ रही है, अगर पानी की सतह पर होता है तो क्या कहलाता है? पानी के अंदर होता है तो क्या कहलाता है? और उनके उदाहरण क्या क्या है, ध्यान से सुनना। अगर परागण जल की सतह पर होएगा, जल की सतह पर, यहां पर, ये जल की सतह है, यहां पर अगर परागण होएगा तो क्या कहलाएगा? एपीहाइड्रोफिली, अधिजल परागण कहलाएगा। याद रखना, ठीक है। किसमें होता है बेटा जी? याद रखिएगा, भूल ना जाइएगा। किसमें? वेलिसनेरिया। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है वेलिसनेरिया, याद रखना। ये वेलिसनेरिया का यही डायग्राम है, ये वाला ये प्राकृतिक वेलिसनेरिया पानी के अंदर था, लेकिन इसके ये देख डंठल दिख रहे, डंठल ये पानी के ऊपर जाते हैं। ये पेड़ वैसे पानी के अंदर मिलता है, ये देखिए वेलिसनेरिया पानी के अंदर होता है, लेकिन जनन करने के लिए इसके पुष्प जो होते हैं, वो एक डंठल दिख रहा है, ये देखिए डंठल दिख रहा है, ये डंठल, इस डंठल पर क्या था? पुष्प था, और उस पुष्प पे मादा लैंगिक अंग है, पिस्टिल लिखा हुआ है। पिस्टिल का मतलब अंडा, पिस्तरी केसर। ये पुष्प ऊपर चला गया, पानी की सतह पर चला गया और एक बोट की आकृति बना लेता है। ये चीजें हमारी एनसीईआरटी में लिखी हुई नहीं है, लेकिन याद रखना, पर्टिकुलरली वेलिसनेरिया का पादप कहां पर मिलता है? पानी के अंदर होता है, लेकिन परागण के लिए ये सतह पर आता है। इसका जो मादा पुष्प होता है ना, मादा पुष्प, ये देख, ध्यान से देखिए, मादा पुष्प एक बोट बनाता हुआ तुम्हें दिखाई दे रहा है, एक बोट। हाँ सर, दिख रही है? ओके। अब इधर देख, जो नर पुष्प होता है ना, नर पुष्प, ये वाला नर पुष्प था, स्टेमिनेट का मतलब स्टेमन, यानी पुंकेसर वाला। इसके पुंकेसर जो है निकल रहे, यहां से अलग हुआ, और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर पानी की सतह पर आ गए। कौन आ गए हैं सर? ये पुंकेसर आ गए हैं। देख ले, यहां पर देख ले, ये पुष्प था जिसमें पुंकेसर थे, पुंकेसर निकले, मतलब पुंकेसर के पराग कोश निकल कर सतह पर आ गए।
और सतह पर आकर ये पराग कोश फट गए हैं, क्या निकाल दिए हैं, परागकण निकाल दिए हैं, और ये परागकण तैरते तैरते इस बोट आकृति की जो स्त्री केसर है उसके पास पहुंच जाएंगे। तो ये चीजें लिखी हुई नहीं है, लेकिन आपको फील करना है, समझना है कि वेलिस्नेरिया पादप जो है पानी के अंदर होता है, लेकिन परागण के लिए इसके पुष्प सतह पर आते हैं। क्या लिखा हुआ है, मेल फ्लावर, क्या लिखा हुआ है, पिस्टिलेट फ्लावर, यानी फ्लावर पुष्प कहां पर आ रहे हैं, सतह पर आ रहे हैं, क्या करने के लिए, परागण करने के लिए। तो याद रखना किसमें होता है ये, वेलिस्नेरिया में। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि निषेचन करने के लिए नर और मादा पुष्प को निषेचन, नर और मादा युग्मक को निषेचन करने के लिए वायु की जरूरत है, सीधा वायु के संपर्क में होना जरूरी है, इसलिए वो ऊपर आते हैं। देन दूसरा, अधोजल परागण का मतलब सीधी सी बात है बेटा, पानी के अंदर, पानी की धारा के अंदर, अंदर ही अंदर, यहां पर, इधर अंदर, पानी की सतह पर नहीं, पानी के अंदर अगर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अधोजल परागण। हाइपोहाइड्रोफिली उदाहरण याद रखना, सिरेटोफिलम और जूस्टेरा। भाई साहब ये उदाहरण आपकी एनसीईआरटी में दे रखे हैं, याद रखने हैं। जूस्टेरा, सिरेटोफिलम, ये दोनों में क्या मिलता है, अधोजल परागण। वेलिस्नेरिया में क्या मिलता है, अधिजल परागण। बोलिए जनाब, यहां तक की बात समझ में आ गई है, कोई दिक्कत, चले आगे, कोई कंफ्यूजन नहीं, आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां पर ये था हमारा क्या, जल परागण। अब आगे बढ़ते हैं कीट परागण। भाई कीट परागण, सबसे पहली बात, कीट परागण से पहले हमने यहां पर हेडिंग क्या डाली है, जैविक कारक। देख अभी तक हमने क्या डाला था, अजैविक कारक, अजैविक कारक, अजैविक कारक, अजैविक कारक, है ना, वायु परागण और जल परागण अजैविक कारक थे, ठीक है। लेकिन अब हमने क्या डाला हेडिंग, जैविक कारक। और जैविक कारक का मतलब सजीव। सजीव कौन, सर कीड़े और सर पक्षी और सर घोंगा और चमगादड़, ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो कीड़े भी करा सकते हैं जलीय कारक में। जैविक कारक का मतलब क्या था, सजीव। अब सजीव कौन कौन से, सर कीट भी हो सकता है, पक्षी भी हो सकते हैं, चमगादड़ भी हो सकते हैं, घोंगा भी हो सकता है, कई सारे कारक हो सकते हैं, इनफैक्ट हाथी भी हो सकते हैं, जी हाँ, आम के पेड़ में हाथी कराते हैं जी। सांप भी हो सकते हैं, जी हाँ, सांप, ठीक है। सो कुल मिलाकर हमारे कोर्स में इतना डिटेल में नहीं दे रखा, जितना दे रखा उससे ज्यादा ही मैं आपको बता रहा हूं। कीट परागण अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एंटोमोफिली बोलते हैं। अब भाई साहब कीट परागण अगर कराओगे तो कीटों को आकर्षित करना है, तो पुष्प अब बताओ बड़ा होगा कि छोटा होगा, आजा पुष्प। अब पुष्प बोल रहा है आजा 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 बेटे आजा, कौन आजा, कीड़े आजा। अब बता पुष्प कैसा होगा, छोटा के बड़ा। सर अब की बार, हम ये नहीं पहले किसकी सरकार, अब की बार पुष्प कैसा होगा, बड़ा होगा, कैसा होगा, रंगीन होगा, आकर्षित करेगा, सुगंधित होगा, और कीटों को आकर्षित करने के लिए भोजन यानी मकरंद भी उत्पन्न करेगा, ठीक है। 2020 में एक प्रश्न पूछा गया था, नीट 2020 में एक प्रश्न पूछा गया था, कौन से परागण में आकर्षक या परितोषक उपयोग में लिए जाते हैं। आकर्षक और परितोषक उपयोग में लिए जाते हैं। अगर विश्वास ना हो अपनी एनसीईआरटी खोलिएगा, उसमें लिखा होगा, आकर्षक लिखा हुआ है, परितोषक लिखा हुआ है, किसमें, याद रखना, पर परागण में। किसके द्वारा, कीट पर परागण में। ये सिंपल, कौन से पर परागण में, कीटों के द्वारा जो पर परागण होता है उसमें आकर्षक और परितोषक का उपयोग किया जाता है। अब सर आकर्षक परितोषक में, आकर्षक का मतलब तो समझ में आ रहा है कि भाई साहब एक पुष्प है जो बड़ा चटकीले रंग का है, तो कीड़े उसकी तरफ आकर्षित होंगे, यस सर। सुगंध उत्पन्न कर रहा है, बड़ा चटकीले रंग का है, क्या ये आकर्षण के केंद्र है, हाँ। पुष्प बड़ा भी है, ये भी आकर्षित कर रहा है कीटों को, हाँ। अब कीट आ तो गया, बदले में तुम उसको कोई उपहार नहीं दोगे, सोचो भाई, कीट आ गया, तुम्हारा मेहमान तुम्हें आ गया, तुम उसकी मेहमान नवाजी नहीं करोगे। आप आएगा क्यों कीड़ा, क्यों बड़ा रंगीन है, चलो घूम कर आता हूं, देख कर आता हूं, नहीं भाई। तुम कीट को अगर बुला रहे हो कि आजा बेटे आजा, तो क्यों आएगा वो तुम्हारे पास, सिर्फ तुम रंगीन हो इसलिए आएगा, नहीं, वो कुछ खाने के लिए भी तो आएगा, उसको तुम्हें कुछ देना भी तो पड़ेगा, देना पड़ेगा ना। तो भोजन के रूप में पुरस्कार नहीं देना, तो परितोषक का मतलब होता है पुरस्कार।
और पुरस्कार के रूप में तुम उसको क्या दे रहे हो? सर भोजन दे रहे हो। भोजन किस रूप में दे रहे हो? मकरंद के रूप में दे रहे हो। बताओ जनाब, क्या ये चीज तुमको समझ में आ गई है? बाकी देखो, मधुमक्खियां, तितली, ये सारे के सारे मकरंद प्राप्त करने के लिए उनकी तरफ आकर्षित होते हैं और उनको पुरस्कार के रूप में ये मिल जाता है। सिंपल सा था। रूप में दे रहे हो, मकरंद के रूप में दे रहे हो। बताओ जनाब, क्या ये चीज तुमको समझ में आ गई है? बाकी देखो, मधुमक्खियां, तितली, ये सारे के सारे मकरंद प्राप्त करने के लिए उनकी तरफ आकर्षित होते हैं और उनको पुरस्कार के रूप में ये मिल जाता है। सिंपल सा था। उदाहरण किस किस में कीट परागण मिलता है बेटा जी? साल्विया, बरगद, पीपल, अंजीर, आक, मटर, प्रिमरोज, इन पादपों में क्या होता है? कीट परागण होता है। एक विशेष परिस्थिति है, जरा इसको देखिएगा। एक युक्का पादप होता है और एक शलभ होता है। शलभ क्या होता है? एक प्रकार का मौत होता है। मौत इस तरीके के कीड़े होते हैं। ये देख, सफेद सफेद रंग के दिख रहे कीड़े। तो प्रोनुबा, शलभ और युक्का एक पादप है। युक्का कौन है? पादप है। प्रोनुबा, शलभ कौन है? कीट है। ठीक है। अब ये जो है पादप, इसका पुष्प देखो, ये पुष्प की पंखुड़ियां बहुत बड़ी बड़ी होती है और ये जो कीट जो है, ये इसके अंदर घुस जाता है, अपने अंडे दे देता है और बदले में इसके परागकणों को लेकर चले जाता है। दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं। जरा सोचिए, इस कीड़े ने अपने अंडे इस पुष्प के अंदर दे दिए। इस पुष्प के अंदर इस कीड़े ने अपने अंडे दे दिए। इस कीड़े के अंडे, पता है इस अंडे से जीव कब निकलते हैं? जब ये पुष्प खिलता है, जब इस पुष्प के अंदर भोजन बनता है। तो जरा सोचिए, प्रोटेक्शन मिल गई कीड़ों को। सोचो, इस कीट के अंडों को प्रोटेक्शन मिल गई। हाँ सर, अंदर ही कीट के अंडे हैं। ठीक है। और बदले में ये क्या लेकर चला गया? ये कीड़े क्या लेकर चला जाएगा? सर, इनके परागकण लेकर चला जाएगा। तो इन दोनों के बीच में कैसा संबंध होता है? ऐसा संबंध क्या कहलाता है? याद रखना, सहजीवी संबंध कहलाता है। जहां पर दो जीव एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, ऐसा संबंध क्या कहलाता है? सहजीवी संबंध कहलाता है। दोस्त याद रखना, यहां पर कैसा संबंध है? सहजीवी संबंध है। दंडना दंडन। चलें आगे। नेक्स्ट, पक्षी परागण। अब सर, ये पक्षी परागण में क्या आएगा? सीधी सी बात है, आपको पक्षी दिखाई दे रहा है। सर, पक्षी भी कराते हैं। हाँ, ये पक्षी दिख रहा है तुमको, एक हाथ पे छोटू सा पक्षी। ये विश्व का, पूरे विश्व का सबसे छोटा पक्षी है, जिसको हम गुंजन पक्षी बोलते हैं। गुंजन पक्षी, हिंदी में गुंजन पक्षी, इंग्लिश में बोलते हैं हमिंग बर्ड। ये इस विश्व का एकमात्र ऐसा पक्षी है जो आगे भी उड़ सकता है और पीछे भी उड़ सकता है। हाँ, आपने पक्षियों को आगे उड़ते देखा है ना? किसी पक्षी को बैक गियर लगाते हुए पीछे उड़ते देखा है? नहीं। ये याद रखना, ये पक्षी जो है ना, गुंजन पक्षी, ये आगे भी जा सकता है और पीछे भी आ सकता है। हाँ, ठीक है। चलिए, क्या है? अच्छा, लिखा हुआ है यहाँ पर हमिंग बर्ड, गुंजन पक्षी। बेटा, ये कौन से पादपों में? ये बिग्नोनिया, पलाश, ये जो पादप जो होते हैं, कौन से? बिग्नोनिया, पलाश जो पादप जो होते हैं, इन पादपों में, पलाश मतलब जंगल की आग का मतलब, ज्यादातर ये जो पादप जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है जंगलों में आग के लिए। कौन सा? पलाश जो होता है। ये बिग्नोनिया, पलाश, ये वो पादप हैं जिनके अंदर ये परागण कराता है। ठीक है, सिंपल सा था। चलें आगे। नेक्स्ट, घोंगे। भाई साहब, तुमसे कोई नहीं पूछ रहा है बिग्नोनिया, पलाश याद रखो, मत याद रखना, मैं तुमसे खुद कह रहा हूं। तुमसे ये याद, अगर देखो जो एनसीईआरटी में मेंशन है ना एग्जांपल, वो याद रखना बस। ठीक है, ये नहीं दे रखे, मत याद रखना, लेकिन ये याद रखना, अगर कीट के द्वारा परागण होएगा, सॉरी पक्षी के द्वारा, तो ऑर्निथोफिलस कहलाता है। कौन सा पक्षी होता है? गुंजन पक्षी। घोंगे द्वारा होता है तो यहाँ पर ये पादप जो है, इसमें जरा पुष्प की आकृति देखो, ये तो घोंगा हो गया, और ये पुष्प तुम्हें कैसा? सांप जैसा नहीं दिखाई दे रहा? सांप जैसा। इसको स्नेक प्लांट बोलते हैं, स्नेक प्लांट। एरिसेमा, एरिसेमा इस पादप का नाम होता है। इस पादप के जो पुष्प जो होते हैं कैसे होते हैं? सांप की, कोबरा की आकृति जैसे होते हैं, जिनमें कौन परागण कराता है बेटा जी? आपका घोंगा कराता है, जिसको हम मेलेकोफिली बोलते हैं या मेलेकोफिलस बोलते हैं। ठीक है। आखिरी, चमगादड़ द्वारा परागण जो होता है बेटा, चमगादड़ जो है केले में और कदम्ब में और काइगेलिया पिन्नाटा। आपको ना एक बुक है ना, एमटीजी फिंगर टिप्स, उसमें भी ये प्रश्न मिल जाएगा। काइगेलिया पिन्नाटा, ठीक है, और केला और कदम्ब। ठीक है, 3 उदाहरण तो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी यहाँ पर कचनार, अमरूद 2 और लिखे हुए हैं यहाँ पर। इनमें परागण जो होता है किसके द्वारा होता है? चमगादड़ के द्वारा होता है, जिसको हम कायरोप्टेरोफिलस बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कायरोप्टेरोफिलस बोलते हैं।
सो ये था सिंपल सी बात जिसमें हमने किसकी बात करी है भैया, यहां पर परागण की बात करी है, कारकों की बात करी है। ये हमारा समाप्त होता है सीधा सीधा। परागण नहीं, अभी एक और रह रही है चीज, वो है पर परागण की बाह्य प्रजनन युक्तियां। पर परागण की बाह्य प्रजनन युक्तियों का मतलब यह है कि आखिर वो कौन सी कंडीशन है जो अनुकूल होंगी पर परागण के लिए। जरा सोचिए, क्या हमने स्वयं परागण के लिए अनुकूल कंडीशंस देखी थी? यस सर, हमने स्वयं परागण के लिए अनुकूल कंडीशंस देखी थी। स्वयं परागण के लिए यस सर, स्वयं परागण के लिए अनुकूल ये थी, ये 4 कंडीशंस थी जो निर्धारित कर रही थी क्या होएगा सर, स्वयं परागण होएगा कि नहीं होएगा। हाँ, अब हमें वो कंडीशंस लानी है जिससे निर्धारित हो कि पर परागण हो। अब हमें वो कंडीशंस देखनी है। जब आप अपनी बुक में हेडिंग देखेंगे ना ये वाली, पर परागण के लिए बाह्य प्रजनन युक्तियों का मतलब क्या है, सेम टू सेम। बस हमारी एनसीईआरटी ऐसे फालतू की लाइनें लिख देती है, मीनिंग सिंपल सा रख देती। जैसे स्वयं परागण में क्या लिखा था, स्वयं परागण के लिए अनुकूलन, आराम से समझ में आता है। स्वयं परागण के लिए अनुकूलन का मतलब यानी वो कंडीशन जिसमें स्वयं परागण के चांसेस है। यहां पर लिख देती पर परागण के लिए अनुकूलन है, क्या लिख दिया, पर परागण की बाह्य प्रजनन युक्ति। अरे भैया सीधा बोल देती पर परागण के लिए अनुकूलन, यानी वो परिस्थिति है जिससे निर्धारित होएगा, जिससे चांसेस बढ़ जाएंगे किसके, पर परागण के, वो वाली बात है ना। तो सबसे पहले लिखी हुई है क्या, एकल लिंगाश्री। एकल लिंगाश्री, एक लिंगिता भी बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं डिक्लाइनी। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डिक्लाइनी, हिंदी में बोलते हैं एकल लिंगाश्री या एक लिंगिता। ठीक है, अब ये किस में मिलेगी भाई साहब, खजूर पपीते में मिलेगी। इतनी बार हो गया खजूर पपीता खजूर पपीता खजूर पपीता है, अब तो याद हो गया होगा खजूर पपीता खजूर पपीता। कौन है ये, एक लिंगी पादप नहीं है। हाँ सर, एक लिंगी पादप का मतलब कहीं ना कहीं पेड़ भी लिंग एक लिंगी है, उसका पुष्प भी एक लिंगी है। एक लिंगी अगर होएगा तो सीधी सी बात है उसमें ना ही स्वयं परागण ना ही सजात पुष्पी परागण होएगा। सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा भाई, पर परागण हो जाएगा है, सिंपल सा था। अब बात आ रही है भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल पक्वता, सर भिन्न काल पक्वता का मतलब है, अब जरा सोच, भिन्न काल पक्वता को हम बोलते हैं डाइकोगेमी। मैं तुमको फटाफट पीछे ले चलता हूं और जरा जल्दी से मुझे बताइएगा, यहां पर स्वयं परागण के लिए अनुकूलन में तुमने यहां पर समकाल पक्वता पढ़ा था, बताने की जरूरत है। समकाल पक्वता का मतलब कि कहीं ना कहीं पुंकेसर और स्त्रीकेसर सेम टाइम पर परिपक्व हो रहे थे, तो उसको हमने क्या बोला था, होमोगेमी। समकाल पक्वता मटर में मिल रही थी। अब जरा सोच, भिन्न काल पक्वता का मतलब सीधा सीधा नहीं होगा। भिन्न काल पक्वता का मतलब क्या होएगा कि भैया जब स्त्रीकेसर पुंकेसर अलग अलग टाइम पर परिपक्व होंगे। मान लो अभी वर्तिकाग्र जो है स्त्रीकेसर का भाग वो परिपक्व हो गया, पुंकेसर परिपक्व नहीं हुआ। वर्तिकाग्र वेट कर रहा है कोई परागण आ जाए, लेकिन उसका खुद का परागण तो आ नहीं रहा। कोई और अगर आ गया तो अंकुरण नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, तो पर परागण नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं भिन्न काल पक्वता होनी चाहिए। यस सर। अब सर ये भिन्न काल पक्वता जो है ये भी 2 प्रकार की है। या तो पहले नर पुंकेसर परिपक्व हो जाए, पुं पूर्वता, या स्त्रीकेसर पहले परिपक्व हो जाए, स्त्री पूर्वता। समझ में आया, पहले पुंकेसर जो है परिपक्व हो जाए, पुं पूर्वता। स्त्रीकेसर अगर परिपक्व हो जाए तो स्त्री पूर्वता। अब सर ये स्त्री पूर्वता किस में मिलती है, याद रखना, बरगद में और पीपल में। बरगद में और पीपल में। ये किस में मिलती है, कपास में। किसमें मिलती है बेटा जी, कपास में, और सूरजमुखी में भी मिलती है, याद रखना, सूर्यमुखी में। सिंपल से 2 उदाहरण, 2 उदाहरण किसके, पुंपूर्वरता के। 2 उदाहरण किसके बेटा जी, आपके स्त्री पूर्वरता के। हमको पता है कहीं ना कहीं पादपों की जब बात करते हैं तो इंसान जो है पादपों की जब बात करता है तो उसको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता। आप में से कईयों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा, क्यों, क्योंकि पादपों की बात कर रहे हैं ना, पादपों की बात कर रहे हैं। जंतुओं की बात करते तो बड़ा इंटरेस्ट आता, हमारे पाचन तंत्र की बात करते तो बड़ा मजा आता है। सो याद रखना, पढ़ना तो पड़ेगा कोर्स में दोस्त है। स्त्री पूर्वरता यानी स्त्रीकेसर पहले परिपक्व हो गया किससे, पुंकेसर से। पुं पूर्वरता यानी पुंकेसर पहले परिपक्व हो गया किससे, स्त्रीकेसर से। यानी दोनों का परिपक्वन सेम टाइम पर नहीं हो रहा है। भिन्न काल पक्वता है। भिन्न काल पक्वता किस चीज के लिए है, पर परागण के लिए। फिर है उन्मील पुष्प। उन्मील पुष्प का मतलब क्या होता है, ऐसे पुष्प जो खुले होते हैं, खुले। अच्छा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो भी याद रखना। उन्मील पुष्पों को इंग्लिश में बोला जाता है, याद रखिएगा, उन्मील पुष्पों को इंग्लिश में बोला जाता है चेस्मोगेमस। उन्मील पुष्पों को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, चेस्मोगेमस। चेस्मोगेमस, ठीक है, सिंपल सा मीनिंग, खुले पुष्प। अब खुले पुष्प बताने की जरूरत है कि समझ में आता है?
हाँ जी, बोलिए जनाब, समझ में आया? ऐसा पुष्प खुला हुआ है? पुष्प अगर खुला हुआ है तो कोई और परागकण आने की संभावना नहीं है, बिल्कुल है। और कोई और परागकण अगर आ गया और भिन्न काल पक्वता अगर हुई, ये दोनों, मान लो एक पुष्प है जो द्विलिंगी तो है, सर द्विलिंगी है सर, यहाँ तो मैंने कहा मान ले द्विलिंगी, लेकिन अगर भिन्न काल पक्वता हुई, ये पहले परिपक्व नहीं हुआ, ये पहले परिपक्व हो गया और कोई और परागकण आ गया, फिर पर परागण नहीं हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा, खत्म। तो उन्मील पुष्प जो होते हैं, खुले पुष्प जिनको हम बोलते हैं, ओपन फ्लावर बोलते हैं, खुले पुष्प बोल दिया है, इसमें चांसेस है कि नहीं है? यस सर, पर परागण के चांसेस है। अब पता है हमारी एनसीईआरटी में 3 इंपॉर्टेंट चीजें, 3 उदाहरण दिए हुए हैं। कनकौआ, कनकौआ पेंसी ऑक्जेलिस, कनकौआ पेंसी ऑक्जेलिस, पेंसी को वियोला बोलते हैं, ऑक्जेलिस को खट्टी बूटी बोलते हैं, कोमेलिना को कोमेलिना बोलते हैं। कोमेलिना यानी कनकौआ। सर जी यहां पर ये वर्ड जो है ये कहीं हमारे पहले भी आए हैं, मैंने कहा देख लेते हैं यार, कहां पर आया था? सर जी यहां पर आए थे, कहां गया? हाँ, कोमेलिना, पोर्चुला का गुलमेहंदी, जिसमें आपने कोमेलिना यहां पर भी लिखा था। मैंने कहा हाँ, गुलमेहंदी इज अलग, पोर्चुला का इज अलग, ठीक है। अब दोनों जगह आ रहा है सर, कंफ्यूजन हो जाता है कई बच्चों को, सर दोनों जगह आता है। कौन? कनकौआ, जिसको हमने कोमेलिना बोला, यहां पर भी लिखा और वहां पर भी लिखा। अब ध्यान से सुनना, हमारी एनसीईआरटी बोलती है कि कनकौआ, ऑक्जेलिस, पेंसी, ये 3 ऐसे पादप हैं जिसमें एक पेड़ में दोनों पुष्प मिलते हैं, उन्मील भी मिलता है, अनुन्मील्य भी मिलता है। याद रखना, यानी मैं अगर कनकौआ यानी कोमेलिना हूं तो मेरे अंदर दोनों प्रकार के पुष्प मिल सकते हैं, खुले भी मिल सकते हैं, बंद भी मिल सकते हैं। मैं अगर पेंसी वियोला हूं तो मेरे अंदर खुला भी मिल सकता है, बंद भी मिल सकता है। मैं अगर ऑक्जेलिस खट्टी बूटी हूं तो मेरे अंदर खुला भी मिल सकता है, यानी दोनों प्रकार के मिले हैं इन पादपों में। तो ये चीज याद रखना, भूल ना जाइएगा, याद रखना। डन? क्लियर है? तो कंफ्यूज मत होना, कनकौआ कोमेलिना वहां पर भी लिखा है, यहां पर भी लिखा है, तो इनमें दोनों प्रकार के मिलते हैं। क्लियर? ओके, चलें आगे। चलिए, विषमवर्ती कात्व का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से देखना, देखिएगा, जरा देखिएगा, यहां पर आपको वर्तिका की लंबाई, वर्तिका की लंबाई देखिएगा। क्या आपको वर्तिका की लंबाई सेम दिख रही है कि अलग अलग दिख रही है? जरा सोचिए, सेम दिख रही है कि अलग अलग? भाई साहब ये लंबाई देखना और ये लंबाई देखो, अलग अलग है। हाँ सर, वर्तिका की लंबाई अलग अलग है, तो वर्तिकाग्र ये ऊपर हो गई है, ये नीचे हो गई है, ठीक है। अब जरा सोचिए पुंकेसर कि ये जो डंडी थी इसकी लंबाई देख, हाँ सर ये अलग अलग है। अब जरा इमेजिन कर, हवा अगर चलेगी तो यहां से अगर हवा चली तो सीधा सीधा परागकण निकलकर यहां से यहां आ जाएंगे। हाँ सर, दिमाग लगाओ, यहां से उठकर सीधा यहां परागण आ जाएंगे, हवा चली यहां से उठकर यहां चले जाएंगे। हाँ सर, तो कंडीशन कौन सी है? पर परागण हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यस सर, पर परागण के लिए लाभकारी कंडीशंस है कि नहीं है? यस सर। अरे भाई तू थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा, तेरे पुंकेसर पराग कोश नीचे है, नीचे से ऊपर हवा चलेगी कि ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी, तो चांसेस, हाँ ठीक है मानते हैं यहां से नीचे गिर सकते हैं, मानते हैं, लेकिन बहुत तेजी से हवा चल रही है, ये परागकोश फटा, बहुत तेजी से हवा चली, हवा सीधा लेकर आ जाएगी परागकण को? नहीं ना, ले आएगी ना, तो चांसेस हैं किस चीज के? पर परागण के, अगर वर्तिका की लंबाई अलग अलग होती है। उदाहरण याद रखना, इसका किस में मिलता है? ऑक्जेलिस में, सॉरी किस में मिलता है? प्रिमरोज में, प्रिमरोज, प्रिमरोज पादप का नाम है, याद रखना बेटा जी, प्रिमरोज, जिसके अंदर ये वाली कंडीशन होती है। ठीक है, चलें आगे। अलसी भी बोला जाता है इसको, प्रिमरोज को क्या बोला जाता है? अलसी भी कहा जाता है, अलसी, प्रिमरोज का दूसरा नाम होता है अलसी, उसमें भी मिलता है। डन? क्लियर है? 5वीं कंडीशन है स्वयंबंधिता। अब ये जो 5वीं कंडीशन जो स्वयंबंधिता है, इसको मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ज्यादा तो नहीं हो गया? नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा और पढ़ा दूं, थोड़ा सा स्वयंबंधिता समझा दूं। देखिए ये चीज अभी हमारी एनसीईआरटी में बता नहीं रखी है, स्वयंबंधिता का मीनिंग क्या होता है, मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। व्हाट इज स्वयंबंधिता? मैंने बोला ये एक पुष्प का वर्तिकाग्र है और ये इसका पुंकेसर है। क्या है? ये एक पुष्प का
पुंकेसर है, परागकोश है, ठीक है। अब ये जो वर्तिकाग्र जो होती है ना, इस पर इसका परागकोश आया और मान लो कहीं और से परागकोश आया, ठीक है। तो कुछ पादपों में, ध्यान से सुनना, कुछ पादपों में जैसे तंबाकू में, अंगूर में, सेब में, किसमें? तंबाकू, सेब और अंगूर में ये देखा गया है क्या कि सेम खुद के जो परागकण है, खुद के जो परागकण है, स्वयं के जो परागकण है, उनको वर्तिकाग्र अंकुरित होने नहीं देती। दूसरा जो परागकण है उसको अंकुरित होने दे रही है, उसकी पराग नलिका को निकलने दे रही है। अब जरा सोचिए, बंध्यता का मतलब क्या होता है? किसी चीज को रोक देना। स्वयं बंध्यता का मतलब स्वयं के परागकण की अंकुरण को क्या कर दिया? रोक दिया। इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? स्वयं बंध्यता। ये मिलती है किसमें? तंबाकू में, सेब में, अंगूर में। अब आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे हो गया? तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है जीन्स के कारण। किसके कारण? जीन्स के कारण। डिटेल में नहीं ले जाना चाहूंगा, जाने की जरूरत भी नहीं है, इतना डीप में जाने की जरूरत भी नहीं है कि यहाँ पर जो वर्तिकाग्र जो होती है ना, उस वर्तिकाग्र की जो यहाँ पर कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं के अंदर 6 प्रकार के जीन्स मिलते हैं, S1, S2, S3, S4, S5, S6। ये जीन्स जो होते हैं वर्तिकाग्र की कोशिकाओं में होते हैं। ऐसे जो परागकण आते हैं, उस परागकण की कोशिकाओं में भी कहीं ना कहीं जीन्स होते हैं। अब वो जीन्स रसायन निकालते हैं। अब वो रसायन जो होते हैं वो कहीं ना कहीं मेल नहीं खाते हैं स्वयं के, तो वो स्वयं को अंकुरित होने नहीं देते। मैंने कहा कुछ समझ नहीं आएगा तुमको, जरूरत ही नहीं है। इतनी सी बात को समझ नहीं सकता कि भाई साहब यहाँ पर उपस्थित है कौन? कोशिका। उन कोशिकाओं के अंदर है जीन्स, ठीक है। आनुवांशिक रूप से ये वर्तिकाग्र खुद ही सेम यहां से जो परागकण आ रहा है उसको अंकुरित नहीं होने दे रही है, दूसरा जो आ रहा है उसको अंकुरित होने दे रही है। ये क्या हो गई? स्वयं को क्या कर लिया? बंधे कर लिया। ये क्या कहलाएगी? स्वयं बंध्यता। ये थे 5 कारण किस चीज के? पर परागण के। अब पर परागण से हानि क्या क्या होगी बेटा? सीधी सी बात है, पर परागण में कोई और लेकर जाने वाला है। निश्चितताएं हैं क्या? वायु लेकर जाने वाली है। हाँ, वायु लेकर जाएगी, निश्चितता बढ़ जाती है? परागकण की हानि नहीं होगी। परागकण की जरा सोचिए, परागकण इतने सारे उत्पन्न करने पड़ेंगे, वेस्ट नहीं जाएंगे? जरा सोच, पुष्प को बड़ा करने में, मकरंद उत्पन्न करने में, रंग उत्पन्न करने में, गंध उत्पन्न करने में ऊर्जा खर्च नहीं होगी? हाँ सर, ऊर्जा खर्च होगी। वायु परागित पुष्पों में परागकण वेस्ट नहीं जाएंगे? हाँ सर, वेस्ट चले जाएंगे। ठीक है, तो जरा सोचिए, डायरेक्शन लेस प्रोसेस हो गई। कोई डायरेक्शन थोड़ी ना, कहीं पर भी जा सकते हैं। बहुत सारे वेस्ट हो रहे हैं। जो चीजें बनाई जा रही है, रंग, गंध, ये सारी चीजें, इसमें एनर्जी खर्च नहीं हो रही? हाँ सर, खर्च हो रही है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, जटिल प्रक्रिया होती है। हाँ सर, जटिल प्रक्रिया होती है, ये थोड़ी सी हानि है। लेकिन फायदा भी तो है ना भाई साहब। विभिन्नताएं आएंगी। क्या आएंगी? विभिन्नताएं। और एक पादप जिसके अंदर खराब लक्षण थे, अब जैसे ही पर परागण हो जाएगा, अगली संतति, अगली पीढ़ी कैसी आ जाएगी? प्रभावी लक्षण वाली आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? हाइब्रिड विगर बोला जाता है। क्या सर? मैंने बोला ध्यान से सुन, मैंने बोला कि एक पेड़ बोना है, स्वयं परागण हुआ तो अगला पेड़ भी बोना, फिर स्वयं परागण हुआ अगला पेड़ भी बोना, फिर स्वयं परागण हुआ अगला पेड़ भी बोना। सडनली क्या हुआ? पर परागण, अगला पेड़ क्या आ गया? लंबा आ गया। जरा सोचिए, लाभकारी लक्षण आ गया, प्रभावी लक्षण आ गया। यानी अभी तक कैसा लक्षण चल रहा था? अप्रभावी। सडनली कैसा आ गया? प्रभावी लक्षण आ गया। यानी अच्छे गुण अगर आ जाते हैं, नए गुण अगर आ जाते हैं अगली पीढ़ी में, तो उसको हम, उस परिस्थिति को हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड विगर बोलते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। बाकी बेटा सीधी सी बात है, अगर विभिन्नताएं आएंगी, परिवर्तन आएगा, तो कहीं ना कहीं एक पेड़ के अंदर प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने की क्षमता आ जाएगी। पौधे जो है बड़े भी हो जाएंगे, स्वस्थ भी हो जाएंगे, सक्षम भी हो जाएंगे, बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी आ जाएगी। किसके? पादपों में। क्यों? क्योंकि चेंजेस आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहे हैं। और परिवर्तन अगर आएगा तो विकास होएगा, और विकास अगर लाना है तो पर परागण कराना पड़ेगा। ये थे एडवांटेज किसके? पर परागण के। अब इसके बाद जो आ रहा है वो आ रहा है कृत्रिम संकरीकरण। इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है जी। सो इसके बाद कृत्रिम संकरीकरण में विपुंसन, बैगिंग, ये सारी चीजें करेगी। क्या होता है? पराग स्त्री केसर संकर्षण, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। थोड़ा सा रह गया था ये, हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। फिर बात करेंगे निषेचन की। अभी समय हुआ बेटा जी आपके क्विज का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट, पर परागण की अनुकूल स्थिति कौन सी है? पर परागण अगर आपको कराना है तो इनमें से कौन सी परिस्थिति है जो पर परागण कराने के लिए फायदेमंद है? भिन्न काल पक्वता, अनुन्मिल्य, द्विलिंगी, समकाल पक्वता। दिमाग लगाइए। पर परागण अगर कराना है तो आप क्या करेंगे? पर परागण अगर कराना है तो क्या करेंगे? भिन्न काल पक्वता, अनुन्मिल्यता, द्विलिंगिता, समकाल पक्वता। दिमाग लगाइए जल्दी से।
सोचिए। दूसरा प्रश्न, चींटी द्वारा परागण को क्या कहा जाता है? चींटी एक कीड़ा है। एंटोमोफिली, जूफिली, मेलेकोफिली, जोकोफिली। चींटी एक कीड़ा है, कीट होता है। एंटोमोफिली, जूफिली, मेलेकोफिली, जोकोफिली। तीसरा प्रश्न, परागकोश तथा वर्तिकाग्र के एक ही समय पर परिपक्व होने को क्या कहते हैं? दोनों सेम टाइम पर परिपक्व होते क्या कहलाता है? समकालपक्वता, विषमकालपक्वता, गिटोनोगेमी या स्वयं युग्मन। सेम टाइम पर परिपक्व होंगे तो क्या कहलाएगा? सेम टाइम पर, सेम टाइम पर। नेक्स्ट, डाइकोगेमी, विषम कालपक्वता, जो पर परागण के लिए सहायता करती है, जिसमें परागकोश और वर्तिकाग्र भिन्न स्तरों पर होते हैं। पुंकेसर वर्तिकाग्र भिन्न समय पर पकते हैं। परागकोश और वर्तिकाग्र की संरचना अवरोध का कार्य करती है। परागकण अपने ही वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं हो पाता है। क्या था डाइकोगेमी? विषम कालपक्वता क्या था? आज का लास्ट आखिरी प्रश्न, किस प्रकार के परागकण कीट परागित पुष्प में पाए जाते हैं? हल्के, चिपचिपे, भारी, रंगीन, आर्द्रताग्राही, हल्के तथा खुरदरे। परागकण की बात करिए यहां पर। चलिए, समय हुआ समाप्त। आइए डिस्कस करते बेटा। पहला प्रश्न था यहां पर परागण की अनुकूल परिस्थिति क्या है? पर परागण के लिए आपको पुष्प को द्विलिंगी होना चाहिए, एक लिंगी? ये तो होगा नहीं। सेम टाइम पर क्या अलग अलग टाइम पर? अलग अलग टाइम पर। अगर अलग अलग टाइम पर होएगा तो वैसे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? भिन्न कालपक्वता। अलग अलग टाइम पर परिपक्व होंगे तो पर परागण हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए। बोलिए जनाब, यही किया था। अनुन्मिल्य कैसा था? बंद था ना। बंद में तो स्वयं परागण होएगा ना। ठीक है। दूसरा, चींटी द्वारा, अरे चींटी अगर कीड़ा और कीटों के द्वारा अगर परागण होता है उसको हम एंटोमोफिली बोलते हैं। एंटोमोफिली। याद रखना, आपसे कोई पूछे एंटोमोलॉजी क्या होता है? कीटों का अध्ययन। अध्ययन के लिए लॉजी, और फिली मतलब परागण। एंटोमोफिली और नीथोफिली, जूफिली, ये सारे के सारे, फिली मींस परागण होता है। तो एंटोमो मींस कीटों के द्वारा। चींटी क्या है? कीट है। परागकोश और वर्तिकाग्र एक ही समय पर परिपक्व होते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? समकाल पक्वता। एक ही टाइम पर होते हैं। तो दूसरा, डाइकोगेमी, विषम काल पक्वता क्या था? कि दोनों के स्तर अलग अलग थी। नहीं, वो विषम वर्तिकाग्र था। भिन्न समय पर पकना, यस, सीधा सीधा। अलग अलग समय पर जब पकते हैं, परिपक्व होते हैं तो वो क्या कहलाता है? डाइकोगेमी कहलाता है। सीधा सीधा आंसर हो गया बी। आखिरी, किस प्रकार के परागण कीट परागित पुष्प में पाए जाते हैं? हल्के होते हैं लेकिन चिपचिपे थोड़ा ना होते हैं। हल्के होते हैं, चिपचिपे थोड़ा ना होते हैं। भारी होते हैं क्या? नहीं जी, भारी तो होते ही नहीं है। आर्द्रता को ग्रहण करेंगे, नमी को ग्रहण करेंगे? नहीं जी, शुष्क थे ना। तो हल्के और खुरदरे यानी, खुरदरे का मतलब क्या? खुरदरा मतलब चिपचिपा होता है कि सूखा होता है? शुष्क होता है। शुष्क होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको चीज समझ में आई होगी। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किसकी? द्विनिषेचन। ये प्रक्रिया हम पढ़ेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, बढ़िया तरीके से पढ़ो। जो भी चीजें पढ़ा रहा हूं उसको नोट डाउन जरूर करते जाओ अपने साथ साथ। ठीक है। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर।